ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर था। उसकी मदर कोमा में है और उसकी जो यंग सिस्टर है वो स्कूल में पढ़ती है। उसे ही सब कुछ खर्चा चलाना पड़ता है। हमें ये भी जानने को मिलता है कि इस दुनिया में मॉन्स्टर्स का अटैक हो चुका है। उसके लिए हंटर ग्रुप क्रिएट किए हैं। हंटर अलग अलग रैंक के हैं, लेकिन उन्हें फिर भी मॉन्स्टर से फाइट करनी पड़ती है। इसलिए वो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए महंगे महंगे गियर खरीदते हैं, भले ही वो पैसे कैसे भी जमा करे। जिन्वू उनमें से एक है जिनके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है और वो कमजोर है। बस वो दिल का अच्छा है, लेकिन दिल का अच्छा होने से कुछ नहीं होता। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें जानने को मिलता है कि ये दुनिया हमेशा से ऐसी नहीं थी। असल में 10 साल पहले एक मैजिकल गेट ओपन हुआ जिसके अंदर से कई सारे मॉन्स्टर्स बाहर आए। उसके ओपन होते ही यहाँ ह्यूमंस को पावर मिलनी शुरू हो गई थी और इसी पावर की बेसिस पर हंटर्स को रैंक दी जाती है। जिनके पास अच्छी पावर है उन्हें एस रैंक मिलती है, ए रैंक मिलती है, बी रैंक मिलती है, मगर जो कमजोर हैं वो ई रैंक पर जाते हैं। जिन्वू भी उनमें से एक है। इन सभी हंटर्स को मॉन्स्टर को मारने के साथ साथ कुछ डेंजन्स भी मिलते हैं। जिन्वू भी एक डेंजन में गया था, वहाँ पर उसे बहुत चोट लगी और आज वो वापस से अपनी टीम के पास जा रहा था। वो अपनी टीम के पास आता है तो यहाँ पर सभी उसका वेलकम करते हैं। कुछ दूसरे टीम के लोग जो कि अभी अभी ज्वाइन किए हैं वो शॉक थे कि आखिर ये लड़का कौन है। इसकी एज भी ज्यादा नहीं है और दिखने में भी कमजोर लग रहा है, फिर भी सब इससे इतने अच्छे से बात कर रहे हैं। पर तभी वो दूसरा लड़का उसे बताता है कि असल में ये जिन्वू है, ये बहुत ज्यादा कमजोर है। ये इतना ज्यादा कमजोर है कि अभी पिछले टाइम जब सबसे कमजोर मतलब अभी तक का देखा गया सबसे वीक डेंजन जो था उसमें भी इसे चोट लगी है। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है। हम देखते हैं यहाँ पर जिन्वू की फ्रेंड जूही जो कि उसी की टीम में है, वो आती है और जिन्वू से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। जिन्वू कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। वैसे असल में उसे चोट लगने का एक कारण ये भी था कि जब वो वहाँ डेंजन के अंदर गए थे तो उनकी टीम में कोई हीलर नहीं था। हीलर के ना होने से उनकी टीम अधूरी हो गई थी। इस पर जूही कहती है ये तो गलत बात है, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। पर जिन्वू कहता है कि इनमें से गलती उसी की है क्योंकि वो कमजोर है। वैसे अब एक और डेंजन ओपन होने वाला था। जिन्वू भी वहाँ जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। वो उनका जो लीडर है वो बताता है कि डेंजन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें वहाँ पर संभल के रहना होगा। पिछली बार हमारे कई मेंबर्स को चोट आई थी। अब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं। जिन्वू के पास एक वेपन है जो कि ई रैंक का वेपन कहा जाता है क्योंकि उससे कम रैंक नहीं होती। ये उसे बहुत सस्ते में मिल गया था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं, इस वजह से उसने ये खरीदा। ये ज्यादा किसी काम का नहीं है। अब हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ डेंजन के अंदर पहुँच चुके थे। वैसे स्टोरी थोड़ी स्लो चलेगी लेकिन हम उसे थोड़ा फास्ट चलाएंगे। तो यहाँ पर जिन्वू की फाइट एक गॉब्लिन से होती है। जिन्वू उसे हरा देता है। इसमें उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। इसके बाद उसे उस गॉब्लिन का क्रिस्टल मिल चुका था क्योंकि हर गॉब्लिन की बॉडी पर एक क्रिस्टल होता है। जिन्वू उसे रख लेता है, लेकिन इतने में ही उसकी तरफ एक दूसरा गॉब्लिन ने हमला कर दिया था। जिन्वू इतना तो जानता है कि उनके अटैक से कैसे बचना है। वो अटैक से बचते हुए अपने उसी ई रैंक वेपन से उस पर हमला करता है। वो वेपन लकड़ी का था, इस वजह से वो टूट गया था। साथ ही यहाँ पर वो गॉब्लिन जिन्वू पर हमला कर देता है। जिन्वू को चोट लग जाती है, लेकिन इतने में ही उसकी टीम का एक मेंबर वहाँ पर आकर उस गॉब्लिन को खत्म कर देता है। जूही भी वहाँ पर आ गई थी। हमें पता चलता है कि असल में वो एक हीलर है। वो जिन्वू को हील कर रही थी। तभी बाकी जो टीम मेंबर्स थे उन्होंने डेंजन के बॉस को हरा दिया था। इसका मतलब उन्होंने सक्सेसफुली इस डेंजन को क्लियर कर लिया है। ये ज्यादा डिफिकल्ट डेंजन नहीं था। इस वजह से अभी जूही जिन्वू से कह रही थी कि इतने वीक डेंजन में भी तुम्हें चोट लग गई, आखिर तुम हंटर बनना ही क्यों चाहते हो। जिन्वू कहता है कि उसकी मजबूरी है और वैसे भी उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तभी हम देखते हैं कि जिन्वू के एक टीम मेंबर्स को वहाँ पर एक और गेट दिखता है। असल में यहाँ पर कई सारे डबल डेंजन भी मिल जाते हैं। ऐसा मिलना थोड़ा रेयर है पर उन्हें वो मिल चुका था। यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में होना कहा गया है कि अगर उन्हें डबल डेंजन मिलते हैं तो उसे एक डेंजन को क्लियर करने के बाद उस दूसरे डेंजन में नहीं जाना है। उसे इस चीज की रिपोर्ट हंटर एसोसिएशन में करनी है, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहते थे क्योंकि अगर उन्हें ऐसा किया तो ये डेंजन उनके हाथ से चला जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि जब डबल डेंजन मिलते हैं तो वो जो दूसरा डेंजन है वो किसी और पार्टी को दे दिया जाता है और यहाँ पर वो लोग देखते हैं कि ये जो दूसरा डेंजन है वो रैंक डी का है। इसका मतलब अगर वो चाहे तो उसे आराम से क्लियर कर सकते हैं और इससे उस डेंजन के रिवॉर्ड भी उन्हें मिल जाएंगे। वैसे इसके लिए वेटिंग की जाती है। उनके टीम में टोटल 13 मेंबर्स हैं जिसमें 6 ने हाँ की थी और 6 ने ना। अब आखिरी डिसीजन जिन्वू का था। यहाँ पर जूही जिन्वू से कहती है कि तुम बताओ तुम क्या करना चाहते हो। जूही ने तो मना किया था मगर जिन्वू थोड़ा सोचने के बाद हाँ कर देता है। असल में उसे भी पैसों की जरूरत है और डेंजन क्लियर करने से उन्हें अच्छे खासे रिवॉर्ड मिल जाएंगे। जिन्वू वीक है लेकिन उसे भी एक हिस्सा
हिस्सा मिल जाता है, जिससे कि वो अपनी यंग सिस्टर के स्कूल का खर्चा, खाने का खर्चा चला लेता है। अब अगले सीन में वो लोग वहाँ अंदर की तरफ बढ़ते हैं। कुछ देर आने के बाद उन्हें एक बड़ा सा गेट दिखता है। वो सभी बहुत लालची हो रहे थे, इस वजह से वो गेट के अंदर जाना चाहते हैं। रास्ते में जूही जिनफू को चिल्ला रही थी। वो कह रही थी कि तुम मरना क्यों चाहते हो? अभी अभी एक डेंजर में जो कि इतना कम लेवल का था, उसमें तुम्हें चोट लग गई है। तो ये डी लेवल का है, यहाँ पर तुम्हें बहुत ज्यादा देख कर रहना होगा। जिनवू इस पर हाँ करता है। वैसे अब वो उस गेट के अंदर आ चुके थे। अचानक से उस अंधेरे कमरे में बहुत सारी टॉर्च जलना शुरू हो जाती है। वो लोग देखते हैं कि ये जगह बहुत बड़ी है, साथ ही साथ यहाँ पर कई सारे स्टैचू रखे हुए थे। वो जब आगे बढ़ जाते हैं तो उन्हें एक और स्टैचू दिखता है। ये बहुत बड़ा स्टैचू था। वो स्टैचू अपनी आंख मूव कर रहा था और ये देखकर सच में जिनवू बहुत डर गया था और वो सोचने लगता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। असल में जिनवू पर कई बार हमले हुए हैं, तब वो हर सिचुएशन को बिल्कुल डिटेल में मेजर करता है। यहाँ पर जिनवू सोच रहा था कि क्या चल रहा है। इतने में ही उसके दिमाग में कुछ समझ में आता है। वो तुरंत ही सब कुछ लाकर कहता है कि नीचे झुक जाओ। अब जितनों ने बात मान ली थी वो बच गए थे, वरना उस बड़े से स्टैचू की आंखों में से जो लेजर बीम निकल रही थी, उस लेजर बीम ने उन सभी को खत्म कर दिया था जिन्होंने जिनवू की बात नहीं सुनी थी। यहाँ पर जिनवू ने जूही को नीचे कर लिया था, इस वजह से वो भी बच गई थी। यहाँ पर टीम लीडर जोंग जिनवू की तारीफ करते हुए कहता है कि उसने सही टाइम पर बताया और उन लोगों की जान बचा ली। वो जिनवू से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि ये हमला करने वाला है, लेकिन इस पर जिनवू कहता है कि उसे ये बात नहीं पता थी, उसे बस कुछ डेंजर महसूस हुआ, इस वजह से उसने आवाज लगाई। यहाँ पर सॉन्ग कहता है कि वो पहले भी और दूसरी टीमों के साथ डेंजर में जा चुके हैं और सबसे बड़ा डेंजर रैंक बी का पार किया था, लेकिन उसके हिसाब से ये डेंजर रैंक ए से भी ऊपर है। इसका मतलब ये एस रैंक डेंजर है। ऐसे डेंजर पर आना उनका बिल्कुल सही नहीं था और यहाँ तक कि उन्होंने इसकी परमिशन भी नहीं है, लेकिन वो हमला करे इससे पहले ही जिनवू अपने घुटनों पर बैठ जाता है। यह देखकर वो शॉक था कि अचानक से ही स्टैचू ने अटैक करना क्यों रोक दिया। सभी पूछते हैं कि क्या तुमने कोई चीज फिगर आउट कर ली? इस पर जिनवू कहता है कि हाँ, हमें अपना सर एक सर्टेन हाइट से नीचे रखना होगा, उसके बाद ये स्टैचू हमला नहीं करेगा। और पहला टास्क का मतलब यही था, वर्शिप ऑफ गॉड, यानी गॉड के सामने सर झुकाओ। वो सभी जिनवू की बात मान लेते हैं। वो तुरंत ही अपना सर नीचे कर लेते हैं। ये देखकर अचानक से वो स्टैचू स्माइल करता है, लेकिन ये स्माइल देखकर ही वो लोग और ज्यादा डर गए थे, मगर वो समझ गए थे कि अब उन्हें ये स्टैचू कुछ नहीं करेगा। एक लड़का खड़ा हो जाता है और कहता है कि हमारी जान बच गई है, और इसके बाद सभी खड़े होने लगते हैं क्योंकि सच में वो स्टैचू उन्हें कुछ नहीं कर रहा था, मगर वो ये समझ गए थे कि अब उन्हें ये स्टैचू कुछ नहीं करेगा। पर जिनवू ये बात जानता था। जिनवू सभी से कहता है कि उन स्टैचू के पास जाओ। सभी लोग जैसे ही एक एक स्टैचू के पास पहुंच जाते हैं तो अचानक से वो स्टैचू एक्टिवेट हो जाता है और उन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना शुरू कर देता है, और अब वो बड़ा स्टैचू उन पर हमला नहीं कर रहा था। जिनवू समझ जाता है कि वो कैसे बचेंगे। अब जिनवू और जूही एक और स्टैचू के पास पहुंचते हैं, लेकिन इस स्टैचू के पास वो स्टैचू कुछ भी नहीं कर रहा था। ये देखकर जिनवू समझ गया था कि शायद दो लोग यहाँ पर खड़े हैं, इस वजह से ये ऐसा हो रहा है। जिनवू जूही को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। जूही उसे आवाज लगाती है पर जिनवू नहीं रुक रहा था। अब अचानक से वो स्टैचू भी एक्टिवेट होकर वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट प्ले करने लगता है, लेकिन अभी वो बड़ा स्टैचू जिनवू से पीछे पड़ा था। बाकी सभी बच चुके थे। जिनवू एक दूसरे स्टैचू की तरफ भाग रहा था। अचानक से वो बड़ा स्टैचू उस पर अटैक करता है, जिस वजह से जिनवू का पैर कट जाता है, लेकिन यहाँ पर जिनवू किसी तरह से उस छोटे स्टैचू पर पहुंच गया था और वो स्टैचू भी एक्टिवेट हो जाता है, जिस वजह से जिनवू की जान बच जाती है और अब वो बड़ा स्टैचू वापस अपने थ्रोन के ऊपर जाकर बैठ गया था। इस चीज में इन सभी की जान बच गई थी, लेकिन अभी अभी जो हुआ वो उस चीज को सहन नहीं कर पा रहे थे। हम देखते हैं कि बाकी मेंबर तो अभी सॉन्ग के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे कि उसी ने यहाँ पर आने की परमिशन सभी को दी, जबकि आधे लोग मना कर रहे थे। वैसे सॉन्ग तो यहाँ पर खुद अपना एक हाथ खो चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब जिनवू का पैर कट चुका था तो यहाँ पर जूही उसे हील करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जूही इतनी बड़ी हीलर नहीं है कि जो पैर कट चुका है उसे वो फिर से रीजनरेट कर सके, और ज्यादा एनर्जी यूज करने की वजह से अचानक से उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है और उसकी एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। यहाँ पर जिनवू सभी से कहता है, देखो लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें बस किसी तरह से यहाँ से निकलना होगा। हमने 2 कमांड पूरी कर ली है। इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से वो स्टैचू फिर से हिलता है और अपनी पावर से वहाँ बीच में जहाँ वो फॉर्मेशन टाइप का सर्कल बना हुआ था वहाँ पर अपनी मैजिक स्पेल का यूज करता है, जिसके बाद वहाँ पर कोई चीज बाहर को निकल आई थी। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सभी
लोग जिन्वो से पूछते हैं। जिन्वो कहता है कि तीसरी लाइन थी बिलीव इन गॉड। वो कहते हैं कि शायद हमें सैक्रिफाइस करना होगा। ये सुनते ही किसी को समझ नहीं आता, लेकिन उनके बीच में जो उनका एक दोस्त है वो तुरंत एक तलवार निकालते हुए सॉन्ग की गर्दन पर रख देता है। वो कहता है कि अगर यहाँ पर कोई सैक्रिफाइस करेगा तो वो ये है, सॉन्ग उसे ही सैक्रिफाइस करना होगा, इससे हमारी जान बच जाएगी। सॉन्ग एक लीडर है, इसलिए वो तुरंत ही यहाँ पर हाँ कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि गलती उसी की है। वो अगर चाहता तो अपनी टीम को रोक सकता था। अब वो वहाँ आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो फॉर्मेशन सर्कल के बीच में आता है तो अचानक से वहाँ पर जग ऑरेंज फ्लेम आ जाती है। ये देखकर सॉन्ग जिन्वो से पूछता है कि अब मुझे क्या करना है। जिन्वो थोड़ा शॉक था, लेकिन फिर वो माफी मांगता है। कहता है कि शायद हमें किसी लिविंग सैक्रिफाइस की जरूरत नहीं, मगर अभी वो उसे समझा नहीं पाया था कि उन्हें असलियत में करना क्या है। वो अपने दोस्त से कहता है कि वो लोग उसे वहाँ सर्कल के बीच में ले चलें। अब जैसे ही दो लोग उसे पकड़कर वहाँ उस सर्कल के बीच में लाते हैं, अचानक से वहाँ पर 3 और ऑरेंज फ्लेम्स आ जाती हैं। जिन्वो ये देखकर शॉक था। अब जब बाकी लोग भी वहाँ आते हैं तो अचानक से वो सारी ऑरेंज फ्लेम एक्टिवेट हो जाती हैं, जिसके बाद गेट खुलने लगा था और बाकी के जो स्टैचू थे वो छोटे वाले वो आगे बढ़ रहे थे और उन्हीं की तरफ आ रहे थे। सभी जैसे ही उन स्टैचू की तरफ देखते हैं तो वो रुक जाते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर ब्लू फ्लेम्स भी आना स्टार्ट हो गई थी। जिन्वो कहता है कि अगर हम इन्हें देख रहे हैं तो ये स्टैचू मूव नहीं करेंगे, लेकिन अब अच्छा भला गेट खुल चुका है। जिन्वो ये भी कह रहा था कि अगर हम कुछ टाइम ऐसा ही करते रहे तो ज्यादा टाइम इस डंजन से ना निकलने की वजह से हंटर एसोसिएशन वाले दूसरी टीम को यहाँ भेजेंगे, फिर हम बच सकते हैं। पर उन लोगों को ये मंजूर नहीं था, उन लोगों को अपनी जान बचानी थी। उनमें से एक तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। अब गेट धीरे से बंद होने लगता है। एक ऑरेंज फ्लेम भी कम हो गई थी, साथ ही वो स्टैचू भी आगे बढ़ने लगा था, लेकिन एक आदमी 2 स्टैचू की तरफ देख सकता है। अब जिन्वो ये देखकर शॉक था कि आखिर उसका ही दोस्त उसे धोखा क्यों दे रहा है। अचानक से वहाँ पर एक और टीम मेंबर रोने लगता है और कहता है कि उसे भी यहाँ से जाना होगा, क्योंकि उसे जिंदा रहना है। वो यहाँ नहीं रुक सकता, क्योंकि वो इतने ही दिन यहाँ कैसे रुकेंगे जब तक रेनफोर्समेंट नहीं आ जाती। वो अभी वहाँ से भाग गया था। जब उसके ऊपर आखिरी हमला होने वाला था तो जिन्वो जोर से चिल्लाता है कि वो नहीं मरना चाहता, उसे एक और चांस चाहिए। अब वो आखिरी अटैक रुक जाता है और अचानक से ब्लू फ्लेम जो कि आखिरी बची थी वो भी गायब हो जाती है। जिन्वो के सामने एक स्क्रीन आती है जिस पर लिखा हुआ था कि क्या वो गेम कंटिन्यू रखना चाहता है और उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, यस और नो। अब जिन्वो यस पर क्लिक कर देता है, जिसके बाद अचानक से एक और स्क्रीन आती है जो कि उसे कांग्रेचुलेशन कह रही थी। लेकिन तभी सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि अभी जिन्वो की नींद एक हॉस्पिटल में खुली थी। वो ये देखकर शॉक था, उसकी बॉडी पर कहीं भी कोई चोट के निशान नहीं है। अब इसके बाद वो अपने हाथ देखता है और अपने पैर, उसका पैर तो वहाँ पर कटा था, लेकिन अभी उसके पैर बिल्कुल ठीक थे। ये देखकर वो और ज्यादा शॉक हो गया था और सोचने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसने कोई सपना तो नहीं देखा। लेकिन तभी वहाँ हॉस्पिटल के गेट पर कोई आता है। हमें पता चलता है कि असल में हंटर एसोसिएशन का मैनेजर है। ये यहाँ पर जिन्वो को देखकर खुश था, पर जिन्वो उसे नहीं पहचाना था। वो बताता है कि वो कौन है। वो ये भी बताता है कि जिन्वो यहाँ पर 3 दिनों से बेहोश था। ये सुनकर जिन्वो और ज्यादा शॉक हो जाता है। वैसे यहाँ पर जिन्वो अपने दोस्त सॉन्ग और जूही के बारे में पूछता है। इस पर मैनेजर कहते हैं कि वो दोनों वैसे तो ठीक है, लेकिन सॉन्ग ने अपना एक हाथ खो दिया, जिस वजह से उसे अब हंटर बनने से रिटायरमेंट लेनी होगी। और साथ ही साथ जूही थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है। उसकी साइकोलॉजी ट्रीटमेंट चल रही है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। शायद उसे भी अब हंटर एसोसिएशन छोड़नी होगी। वैसे वो मैनेजर कह रहा था कि हम बहुत ही ज्यादा शॉक हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। सभी जो लोग भागे थे उन्होंने एक दूसरे हंटर ग्रुप को ये सब बताया और वहाँ से निकल गए, लेकिन वो दूसरा हंटर ग्रुप डिसाइड किया कि वो वहाँ जाएंगे। जब वहाँ पहुँचे तो उसे तुम पड़े हुए मिले, लेकिन एक अजीब सी चीज हुई। उन्हें कोई भी स्टैचू या फिर कोई भी ऐसा कमरा नहीं दिखा जिसके बारे में सभी तुम्हारे ग्रुप बात कर रहे थे। मैनेजर कहता है कि खुद की जान बचाने के लिए वो लोग झूठ भी कह सकते हैं, लेकिन सभी लोग एक ही बात कह रहे थे। इस वजह से इस बात पर थोड़ा सा विश्वास करना पड़ रहा था। वैसे वो इस बात से भी शॉक थे कि आखिर वहाँ पर जिन्वो जिंदा बच कैसे गया, क्योंकि जिन्वो कमजोर है और उसका जो साथी है वो वहाँ पर मरा पड़ा था और जिन्वो पूरी तरह से ठीक है, उसे एक खरोंच तक नहीं लगी। यहाँ पर मैनेजर कह रहा था कि हमें इस पर शक है कि शायद तुमने अपनी सेकंड अवेकनिंग पूरी कर ली है। जिन्वो को इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था। वो जब पूछता है तो मैनेजर बताता है कि ये बहुत रेयर केस में होता है, जैसे कि नॉर्मल ह्यूमन कभी अवेकनिंग कर ले तो वो भी एक हंटर बन सकता है, एक अच्छे लेवल का हंटर। नॉर्मली जो कम लेवल के हंटर हैं, अगर वो सेकंड लेवल की अवेकनिंग कर लेते हैं तो इसके बाद ए रैंक या फिर एस रैंक तक भी पहुंच सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। वैसे जिन्वो को नहीं लग रहा था कि उसने अवेकनिंग की है, क्योंकि
उसे अपने अंदर कोई खास एनर्जी महसूस नहीं हो रही थी। पर तभी मैनेजर एक डिवाइस दिखाता है जो कि असल में वो पावर चेक करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर जिनवू को बस उसके ऊपर हाथ रखना था। वैसे जिनवू खुश था क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद ये उसका बहुत ही लकी डे हो सकता है। वैसे यहाँ पर मैनेजर मन में सोच रहा था कि जिनवू ने इतने खतरनाक डेंजर से सर्वाइव कर लिया, इसका मतलब उसकी रैंक ए या फिर एस तो हो ही चुकी है। लेकिन अब जब जिनवू उस डिवाइस पर हाथ रखता है तो उसके पॉइंट 10 आते हैं। जिनवू ये सुनकर शॉक था। वो पूछता है कि इसका मतलब क्या है, लेकिन मैनेजर कहता है कि तुम में कोई खास बात नहीं है, ये पॉइंट बिल्कुल नॉर्मल है और तुम सबसे कमजोर हंटर हो। इसके बाद अब वो वहाँ से चला गया था। वैसे हमें ये जानने को मिलता है कि जो ई रैंक के हंटर होते हैं उनका स्कोर पॉइंट 70 के आसपास होता है। इसका मतलब जिनवू का उनसे बहुत ज्यादा कम है और जबकि ई रैंक से नीचे कुछ नहीं होता। वैसे मैनेजर ये भी सोच रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं वो जो भी डेंजन था जिसके बारे में वो बात कर रहे थे वो यहाँ से कहीं गायब हो गया हो। लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि इस डेंजन को गायब होने के बाद ढूंढना मुश्किल है। अब हम देखते हैं कि यहाँ जिनवू अभी रूम में था, तभी उसे अपने सामने स्क्रीन दिखाई देती है। वो सोचता है कि इन लोगों ने मुझे स्क्रीन के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं। वैसे फिर उसे लगता है कि शायद ये स्क्रीन सिर्फ मुझे ही दिखती है। अभी स्क्रीन के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। जिनवू पढ़ता है तो उसमें लिखा था कि मरने से पहले जिनवू की जान बच गई, जिस वजह से जिनवू ने एक अचीवमेंट अनलॉक कर लिया। अब वो उसे ध्यान से देखता है। उसे पता चलता है कि ये क्या है। इसके पहले ही वहाँ पर उसकी सिस्टर आ जाती है। वो अभी उस पर गुस्सा करते हुए कह रहे थे कि तुम्हें खुद का ख्याल रखना चाहिए, तुम हर बार डेंजन में चले जाते हो और वहाँ से चोट खाकर आते हो। हर एक कमजोर डेंजन के बाद भी तुम्हें हॉस्पिटल आना पड़ता है, जबकि बाकी सभी तो बिल्कुल ठीक है। वैसे यहाँ पर जिनवू उससे माफी मांगता है, लेकिन उसकी सिस्टर जानती है कि जिनवू ये काम किसके लिए कर रहा है। वो कहती है देखो, अगर अगली बार तुम्हें ऐसी कोई चोट लगी तो उसके बाद मैं स्कूल छोड़ दूंगी और कोई जॉब करने लगूंगी। जिनवू माफी मांगते हुए कहता है कि ठीक है। वैसे इसके बाद वो पूछता है कि क्या उसे कोई स्क्रीन दिख रही है। अब यहाँ उसकी बहन को कोई स्क्रीन नहीं दिख रही थी। वो शॉक होते हुए पूछते है कि क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो। यहाँ उसकी बहन को लगता है कि शायद जिनवू किसी गेम वगैरह के बारे में बात कर रहा है। दूसरी तरफ हम सिटी के अंदर देखते हैं, अचानक से जगह हिलती है और एक गेट ओपन हो जाता है। तभी वो दोनों गॉब्लिन साथ में मिलकर हमला करने लगते हैं। जिनवू उनसे बच रहा था, लेकिन अब पहले गॉब्लिन को मारने की वजह से वो थोड़ा मोटिवेट हो चुका था और वो किसी तरह से उन बाकी 2 गॉब्लिन्स को भी मार देता है। अब वो खुश था कि वो पहले तो स्ट्रॉन्ग हो चुका है, लेकिन इतने में ही उसके पीछे एक वुल्फ आ जाता है जो जिनवू से देखकर डर गया था। वो जानता था कि ये उन गॉब्लिन से नहीं कहीं ज्यादा ताकतवर है। वैसे फिर भी उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। पर अब जब वो वुल्फ उसकी तरफ हमला कर रहा था तो वो किसी तरह से उसके अटैक से बचता है। पर इतने में ही वो वुल्फ उसके गले पर एक स्क्रैच लगा देता है। जिनवू ये बात तो समझ चुका था कि यहाँ पर उसके साथ कोई हीलर नहीं है। इसका मतलब अगर यहाँ पर वो मारा गया तो सच में वो मारा जाएगा। उससे बचने का कोई तरीका भी नहीं है, इसलिए अब उसे किसी तरह से दिमाग से लड़ना होगा। वो तुरंत तैयार हो जाता है, लेकिन सामने वो वुल्फ उससे भी ज्यादा ताकतवर था। वो तुरंत ही हमला करने के लिए यहाँ पर आगे बढ़ रहा था। अभी वो वुल्फ यहाँ दौड़ते हुए जिनवू पर हमला करने वाला था। जिनवू किसी तरह से उसके अटैक से बच जाता है, मगर वो समझ चुका था कि वो इस तरह से भाग नहीं सकता क्योंकि इस वुल्फ की रफ्तार उससे भी ज्यादा तेज है। अब जब वो वुल्फ फिर से जिनवू की तरफ दौड़ने के लिए आता है तो जिनवू अपना हाथ आगे करते हुए उसे पंच मारता है। इस पंच की वजह से वो वुल्फ वहाँ से दूर फिर एक दीवार से टकरा गया था। ये देखते हुए जिनवू हैरान था। उसे जानने को मिलता है कि उसने जो पॉइंट के थ्रू अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाया था वो सच में काम करती है। इससे जिनवू को अपनी पावर के बारे में पता चल गया था, लेकिन अभी भी इतनी पावर से कुछ नहीं होने वाला क्योंकि इस अटैक के बाद उस वुल्फ को ज्यादा चोट नहीं लगी थी। वो फिर से उठता है और जिनवू की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जिनवू फिर से उस पर हमला कर रहा था, पर वो समझ गया था कि उसे यहाँ से बचकर निकलना होगा। अब वो तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर उस पर वुल्फ की रफ्तार जिनवू से कई गुना तेज हो चुकी थी। जिनवू रुककर सोचता है कि उसके पास अगर वेपन होता तो शायद वो इससे लड़ सकता था। तभी उसे अपनी सीक्रेट इन्वेंट्री के अंदर से एक मैजिकल स्वॉर्ड को समन करता है। मैजिकल स्वॉर्ड के आते ही जिनवू के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया था। हम देखते हैं कि जब वो वुल्फ उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था तो जिनवू उस तलवार को आगे करते हुए उस वुल्फ को बीच में से काट देता है। उसके ऐसा करते ही अचानक से सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसके सामने स्क्रीन आती है जो कि कह रही थी कि उसने अपना लेवल अप कर लिया है। ये देखकर जिनवू शॉक था। वैसे अभी वो ये सोच रहा था कि आखिर उसकी इन्वेंट्री के अंदर इतनी पावरफुल स्वॉर्ड क्या कर रही थी, जबकि इस तरह के वेपन तो इस वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा महंगे हैं।
पर अब वो इस चीज के बारे में चिंता नहीं करता। अब वो और कुछ सोचे इससे पहले ही वहाँ पर 2 और वुल्फ आ जाते हैं। जिन्वो इस बार उनसे नहीं डर रहा था क्योंकि उसके पास अब तलवार है और वो उनसे बिना डरे लड़ सकता है। मगर अब जब वो दोनों अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो जिन्वो देखता है कि उसकी तलवार जमीन में फंस चुकी है और निकल नहीं रही। जिन्वो किसी तरह से अपनी तलवार को खींचता है पर फिर भी वो नहीं निकाल पा रहा था। जिन्वो उससे रिक्वेस्ट करने लगता है और एक और बार उसे जोर से खींचता है। वो निकल जाती है और वो बिल्कुल लास्ट मौके पर निकली थी। जिन्वो अपनी तलवार को आगे स्विंग करते हुए पहले एक वुल्फ को हरा देता है। तभी दूसरा वुल्फ उसकी तरफ आ रहा था और जब जिन्वो उसकी तरफ अपनी तलवार चलाता है तो वो वुल्फ अपने मुंह से उस तलवार को पकड़ लेता है। लेकिन जिन्वो को नहीं पता कि ये सिस्टम वाले गोल्ड कॉइन रियल लाइफ में कितने पैसे होते होंगे। वैसे उसने ज्यादा उम्मीद भी नहीं लगाई थी क्योंकि वो जानता था कि ये सिस्टम बिल्कुल गेम की तरह है। साथ ही साथ वो ये भी सोच रहा था कि ये डेंजन ई रैंक का डेंजन है, यानी कि सबसे कम लेवल का डेंजन है। वैसे ऐसा जिन्वो को मानना था। अभी तक ऐसा कहीं पर लिखा नहीं था कि ये ई रैंक का डेंजन है। वैसे जिन्वो सोच रहा था कि अगर उसे इस डेंजन से बाहर निकलना है तो उसे इसके लिए टेलीपोर्टेशन स्टोन चाहिए होगा या तो फिर इस डेंजन के बॉस को हराना होगा। अब बॉस के बारे में सोचकर पहले तो वो थोड़ा सा डर गया था। वो सोच रहा था कि यहाँ बॉस कितना ताकतवर होगा, पर उसे याद आता है कि इस नॉर्मल वुल्फ को हराने से उसका लेवल बढ़ रहा था। तो अगर वो किसी तरह से और भी कई सारे वुल्फ को हरा दे तो उसका लेवल इतना तो हो ही सकता है कि वो बॉस के साथ फाइट कर सके। हालांकि ये डेंजन कितना कमजोर है ये जिन्वो जानता था। अब जिन्वो आगे बढ़ने वाला था लेकिन इतने में ही वहाँ पर बहुत सारे वुल्फ आ जाते हैं। हमें जानने को मिलता है अभी सभी जो वुल्फ डर कर वहाँ से भागा था वो अपनी पूरी टीम को लेकर आ चुका है। लेकिन जिन्वो इन्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं डरा था, बल्कि वो लड़ने के लिए और ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और उसके सामने अपनी तलवार आगे कर ली थी। हम देखते हैं कि वो सभी वुल्फ एक साथ आगे बढ़कर इस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन जिन्वो एक के बाद एक उन्हें मारता जा रहा था। इस तरह से वो कई सारे वुल्फ को मार देता है। एक वुल्फ उसके पीछे से हमला कर रहा था। जिन्वो ने उसे भी पकड़कर खत्म कर दिया था। अब सभी वुल्फ जो कि बचे हुए थे वो जिन्वो को घेर लेते हैं। जिन्वो को यहाँ पर अपनी पास्ट की कुछ मेमोरीज दिखाई देती हैं, जिसके बाद वो स्माइल करता है। उसे अब मजा आ रहा था क्योंकि इन वुल्फ को खत्म करने में उसका लेवल बढ़ते जा रहा था और वो ये भी चाहता था। इस वजह से अब जैसे ही सारे वुल्फ एक साथ हमला करते हैं तो वो एक साथ उन सभी को घुमाते हुए हमला करता है। इस वजह से एंड में सारे वुल्फ मारे जाते हैं और उससे वुल्फ असासिन का टैग मिल जाता है। वैसे जिन्वो बहुत ही ज्यादा थक चुका था। वो खुश था कि अब ये लड़ाई खत्म हो चुकी है। यहाँ पर सबसे पहले वो अपनी इन्वेंट्री को चेक करता है जिसके अंदर अब बहुत सारे आइटम्स ऐड हो चुके थे। साथ ही साथ इन सभी वुल्फ्स को हराने की वजह से उसे एक टेलीपोर्टेशन स्टोन भी मिल चुका था। जिन्वो इसका यूज कर वहाँ से उस डेंजन से बाहर आ जाता है, पर जिन्वो सोचता है कि क्या उसे ये मौका फिर से मिलेगा, मतलब क्या वो इस डेंजन में फिर से आ पाएगा। ऐसा तो नहीं कि ये कुछ टाइम लिमिट के लिए ही यहाँ पर अपीयर हुआ है। और जिन्वो ये भी सोच रहा था कि उसके पास एक बहुत आसान मौका है और ज्यादा लेवल अप करने का। इस वजह से वो अगर वो यहाँ से वापस चला जाता है तो वो बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी। वैसे उसकी तलवार धीरे धीरे अब ब्रेक होने लगी थी, लेकिन जिन्वो फैसला करता है कि अब उसे इस डेंजन में आगे बढ़ना ही होगा। यहाँ से सीन चेंज होता है। इसके बाद जूही को दिखाया जाता है जो कि अभी जा रही थी। तभी उसे कॉल आता है। ये कॉल हंटर एसोसिएशन से था। जूही पहले तो माफी मांगती है क्योंकि उसने पहले डायरेक्ट मना कर दिया था कि अब वो किसी डेंजन में नहीं जाएगी। जहाँ पर जो कॉल पर व्यक्ति था वो कहता है कि एक डेंजन ओपन हुआ है सिटी के अंदर, उससे मॉन्स्टर बाहर निकल रहे हैं। उसे वहाँ पर जाकर बाकी हंटर्स की मदद करनी होगी क्योंकि बाकी हंटर्स को भी अभी हीलर्स की कमी हो रही है। जूही इस पर हाँ कर देती है। यहाँ से सीन चेंज होकर वापस जिन्वो पर आता है। हम देखते हैं कि वो उस डेंजन में आगे बढ़ते हुए जा रहा था। इस दौरान उसकी कई सारी नई तरह के बीस्ट से मुलाकात होती है जिन्हें वो हरा कर आगे बढ़ता है। अभी उसे हर बार अपनी स्क्रीन पर अलग अलग बीस्ट के कलर्स दिख रहे थे, मतलब जैसे ही रेड कलर आया तो उसे पता चल रहा था कि बीस्ट का लेवल क्या है, क्योंकि कलर हर बीस्ट के साथ चेंज होता जा रहा था। आखिर में जब वहाँ डेंजन का बॉस की बारी आती है तो उसके टाइम पे व्हाइट कलर आ जाता है। ये देखकर जिन्वो थोड़ा सा शॉक था। वो समझ गया था कि ये जो भी बीस्ट है ये सच में बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है, लेकिन जिन्वो डरता नहीं है। वो आगे बढ़ना डिसाइड करता है। अभी उसे सीढ़ियों से नीचे की तरफ जाना था। नीचे पूरे में अंधेरा था, इस वजह से उसे थोड़ा सा डर लग रहा था, पर फिर वो आगे बढ़ना स्टार्ट करता है। वैसे जाते हुए वो अभी अपने सिस्टम स्टेटस की तरफ चेक कर रहा था तो उसे जानने को मिलता है कि अभी उसने बहुत देर से एक भी लेवल अप नहीं किया है, जबकि शुरुआत में वो बहुत ही कम वुल्फ के साथ फाइट करके लेवल अप कर चुका है। पर अभी उसे बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया है। उसने बहुत सारे बीस्ट को हरा दिया, लेकिन उसका लेवल अप एक बार ही अपग्रेड हुआ है। अब जिन्वो वहाँ नीचे पहुँचता है तो वो देखता है कि यहाँ की जगह ऊपर वाली जगह से बिल्कुल अलग है। यहाँ आने के बाद जिन्वो अब आगे बढ़ रहा था। तभी उसे कोई साउंड सुनाई देती है। ये साउंड असल में यहाँ के डेंजन बॉस का है। तभी उसकी तरफ से कोई हमला कर देता है, जिस वजह से जिन्वो वहाँ से दूर फेंक कर दीवार से टकराता है और इस दौरान उसकी वो तलवार टूट जाती है। जिन्वो अपनी
से सामने देखता है कि एक बहुत बड़ा व्हाइट स्नेक था। असल में ये वही डेंजन बॉस है। स्नेक फिर से उसके ऊपर उछलते हुए अब उसे खाने वाला था, पर जिनवू अपनी तलवार को ऊपर की तरफ फेंक देता है, जिससे स्नेक का ध्यान ऊपर जाता है। इतने में ही जिनवू नीचे गिरते हुए उस स्नेक की गर्दन को पकड़ लेता है। स्नेक अभी जिनवू को गिराने की कोशिश कर रहा था, पर जिनवू की ग्रिप बहुत ही ज्यादा टाइट थी। जिनवू अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर उसकी गर्दन को दबाने लगता है। इस वजह से उस स्नेक की बॉडी पर जो प्रोटेक्टिंग हार्ड स्किन थी वो ब्रेक कर जाती है। इस वजह से स्नेक को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। इस वजह से वो अपनी गर्दन को जोर जोर से हिलाने लगता है। जिनवू की ग्रिप इतनी ज्यादा टाइट थी कि उसे चोट लगने के बाद भी वो स्नेक को छोड़ नहीं रहा था। जिनवू और ज्यादा पावर से उसकी गर्दन को दबाता है, जिसके बाद फाइनली वो स्नेक वहाँ पर मारा जाता है और इसके साथ जिनवू का अब लेवल अप भी हो चुका था। जिनवू बहुत ज्यादा खुश था और उसके चेहरे पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक इविल टाइप की स्माइल थी। अब वो अपनी इन्वेंट्री को भी चेक करता है और उसे यहाँ पर कुछ चीजें मिलती हैं, जैसे कि एक वेनम्स डैगर यानी कि एक तलवार जैसा वेपन। साथ ही साथ उसे एक लिक्विड भी मिला था जिसकी कैटेगरी पॉइजन थी। जिनवू समझ चुका था कि वो इस तरह से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। तभी स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है कि उसने इस डेंजन को क्लियर कर लिया है। इस वजह से अब डेंजन रीसेट हो रहा है। अब डेंजन गायब हो जाता है और जिनवू ने जिस जगह पर उस डेंजन को स्टार्ट किया था वो वहीं पर पहुंच जाता है। अब यहाँ पर आने के बाद उसे वापस कोई नहीं दिख रहा था, जबकि ऐसा नहीं होता। स्टेशन पर रात को भी लोग रहते हैं। अब जिनवू जब बाहर आता है तो सोचता है कि आखिर टाइम को क्या हो रहा है। तभी वो देखता है कि सिटी में तबाही फैली हुई है और उसी समय एक सोल्जर वहाँ पर आता है और जिनवू से कहता है कि क्या तुमने अनाउंसमेंट नहीं सुनी? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें घर जाना चाहिए। लेकिन इतने में ही वो सोल्जर जिनवू के हाथ में वो टूटी हुई तलवार देखता है और समझ जाता है कि जिनवू एक हंटर है। पहले तो वो जिनवू से माफी मांगता है और इसके बाद कहता है कि आपको सिचुएशन स्पॉट पर चलना चाहिए। जिनवू उसके साथ जाने लगता है। जिनवू को कुछ पता तो नहीं था, पर जिनवू के आसपास मॉन्स्टर्स की बॉडी को देखकर और टूटी हुई कारों को देखकर उस सोल्जर से पूछता है कि क्या यहाँ पर हुआ है। वो सोल्जर्स कहने लगता है कि हंटर्स ने बाकी सारे मॉन्स्टर को हरा दिया, लेकिन जो वैन मॉन्स्टर है सबसे ताकतवर वाला वो उसे नहीं हरा पा रहे। अब तभी जिनवू को कुछ महसूस होता है। ये असल में उसी डेंजन बॉस की पावर थी। जिनवू से महसूस कर लेता है और समझ जाता है कि हाँ, ये जो बीस्ट है ये ताकतवर तो है। वैसे अब वो लोग उसी जगह पर पहुंचते हैं। वहाँ पर जाकर जिनवू देखता है कि अभी बहुत सारे हंटर्स मिलकर उस एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे, पर वो उसे हरा नहीं पा रहे थे क्योंकि इन लोगों का टीम वर्क बहुत ही ज्यादा खराब है। वैसे जिनवू यहाँ पर ये भी नोटिस करता है कि वो जो हंटर वहाँ पर उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आए हैं उनमें से कई का लेवल बहुत ही ज्यादा कम है। अब जिनवू देखता है कि वहाँ 2 हीलर भी हैं, जिसमें से एक का लेवल डी है और एक का बी है। यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि जू ही है, मगर वो किसी को हील नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो पिछले वाले इंसिडेंट से अभी तक ठीक नहीं हुई है। वो यहाँ पर एक हीलिंग मैजिक सर्कल क्रिएट करने की कोशिश करती है, पर वो सर्कल क्रिएट नहीं हो पाता। जिनवू सारी सिचुएशन को देख रहा था और वो समझ चुका था कि ये जो डेंजन बॉस है ये असल में डी रैंक का है। वैसे जिनवू अभी जिस डेंजन बॉस से लड़कर आया उसका लेवल जिनवू को इससे ज्यादा लग रहा था, क्योंकि जिनवू के हिसाब से ये वाला मॉन्स्टर कमजोर है। जिनवू तैयार था इन लोगों की मदद करने के लिए। वो अपनी उस टूटी हुई तलवार को लेकर वहाँ से पीछे आ जाता है। इस तरफ वो सभी हंटर जो कि उस बड़े मॉन्स्टर गोलम बीस्ट से फाइट कर रहे थे वो यहाँ पर कहने लगते हैं कि काश इस वक्त कोई हाई लेवल हंटर यहाँ पर आ जाए और उनकी मदद करे। इतने में ही हम देखते हैं कि जिनवू वहाँ पीछे आते हुए अपनी उस टूटी हुई तलवार को पूरे फोर्स के साथ इस गोलम के डिफेंस पर मारता है, जिस वजह से गोलम का डिफेंस टूट जाता है और अब बाकी हंटर कैपेबल थे कि वो इसे आराम से हरा सके। वो सभी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं और तुरंत उस गोलम पर हमला कर उसे खत्म कर देते हैं। बाद में सभी लोग शॉक थे क्योंकि वो पहले उस गोलम से लड़ तक नहीं पा रहे थे, फिर आखिर उसे कैसे हरा दिया। तभी वहाँ पर एक सोल्जर पास में ही पड़ी हुई उस टूटी तलवार को देखता है। तलवार को देखते हुए जो सोल्जर जिनवू को यहाँ पर लाया था वो बताता है कि ये उस लड़की की तलवार है जिसे वो अपने साथ लेकर यहाँ पर लाया था। अभी वो यहाँ इस तरफ जिनवू की तरफ देखता है। उसे लगता है कि ये जो भी था वो हाई रैंक का हंटर होगा। यहाँ पर जिनवू खुद को बहुत ही ताकतवर मान रहा था, लेकिन वो सोच रहा था कि शायद उसकी पावर की वजह से उस गोलेम का डिफेंस नहीं टूटा। लेकिन जिनवू कहता है कि नहीं, चिंता मत करो, मैं कोई हैवी वर्कआउट नहीं कर रहा। वैसे जब जीना अभी जिनवू के थोड़े पास आती है तो वो नोटिस करती है कि जिनवू की हाइट पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। जिनवू ये भी चीज देखकर सोचता है कि कहीं ऐसा मेरे हैवी वर्कआउट और उस सिस्टम के चलते तो नहीं हो रहा। वैसे अब जीना वहाँ से स्कूल के लिए निकल गई थी। जिनवू उसे अम्ब्रेला देता है और बाय करता है। अब जब वो वहाँ से चली गई थी तो जिनवू अपने लिविंग रूम में आता है और वहाँ पर आकर अपने सिस्टम विंडो को चेक करता है। हम देखते हैं कि अभी उसे जो 4-5 टास्क मिले हैं उसमें से उसने सारे टास्क पूरे कर
कर लिए हैं, बस अभी उसे 10 किलोमीटर दौड़ना था। तो यहाँ अभी वो सोच रहा था कि वो कुछ देर बाद जाएगा। अभी उसके पास कुछ पॉइंट्स भी हैं जिन्हें वो चाहे तो अपने स्टेटस में ऐड कर सकता है, लेकिन यहाँ पर वो सोच रहा था कि उसने पहले भी स्ट्रेंथ वाले ऑप्शन पर बहुत सारे पॉइंट ऐड कर दिए हैं, इससे उसकी ताकत बढ़ गई है। पर भले ही उसकी ताकत कितनी भी ज्यादा बढ़ जाए, अगर वो टारगेट हिट नहीं कर सकता तो इस ताकत का मतलब क्या होगा। इस वजह से वो अपने बाकी ऑप्शंस को भी देखता है, जैसे कि पहले हमने इंटेलिजेंस के बारे में जाना था, वैसे यहाँ पर वेटलिटी और रिसेप्शन के 2 और ऑप्शन है। जिन्वू सोच रहा था कि उसे इनमें से पॉइंट ऐड करने चाहिए। अब इसके बाद वो कुछ पॉइंट ऐड करता है जो कि उसे अभी टास्क पूरा करने की वजह से मिले थे, और इसके बाद वो जिस घर में रह रहा था वहाँ के मकान मालिक को फोन लगाता है। वो पूछता है कि उसने इस मंथ का रेंट नहीं दिया है। इस पर मकान मालिक हाँ करता है। वैसे मकान मालिक कोई प्रेशर नहीं बना रहा था, क्योंकि वो जानता था कि जिन्वू एक हंटर है और इस वजह से वो अभी इतने दिन से हॉस्पिटल में था, तो उसे कोई जल्दबाजी नहीं थी। जिन्वू इसके लिए थैंक यू कहता है और कहता है कि मैं इस मंथ का रेंट जल्द ही दे दूंगा। वैसे यहाँ पर मकान मालिक ये भी कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना, ज्यादा चिंता मत करना। इसके बाद वो फोन रख देता है। अब जिन्वू को उसे पैसे देने थे, इसलिए उसे पैसे चाहिए। अब जिन्वू और कुछ काम तो करता नहीं है, वो एक हंटर है और हंटर के लिए शुरुआत में जो शुरुआती हंटर होते हैं उनके लिए पेमेंट का सिर्फ एक ही सोर्स होता है, वो होता है कोई भी डंजन। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि जिन्वू की रैंक असल में अभी ई है, इस वजह से उसे हाई लेवल डंजन नहीं मिल सकते। वैसे उसकी पावर तो अब ई से बहुत ज्यादा हो चुकी है, इस वजह से अगर वो चाहे तो एक री एग्जामिनेशन का फॉर्म भरकर अपनी रैंक को रीटेस्ट करवा सकता है। इससे उसकी रैंक ज्यादा आएगी और फिर उसे हाई लेवल डंजन्स में भी मिलेंगे, जिससे वो ज्यादा अर्न कर सकता है। क्योंकि अभी अगर वो किसी लो लेवल डंजन में जाएगा तो वहाँ पर उसे इतने पैसे नहीं मिलेंगे जो कि उसकी टाइम की वैल्यू निकाल सके। पर प्रॉब्लम ये थी कि अगर वो री एग्जामिनेशन का फॉर्म भर देता है तो इससे उसकी रैंक बढ़ेगी। अभी इसी तरह से वो कुछ दूर आगे आते जा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था। इस पर जिन्हाओ पूछता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई गुफा या फिर कोई डंजन पहले से क्लियर हो चुका हो, लेकिन इसकी खबर वहाँ हंटिंग एसोसिएशन को नहीं मिली हो। इस पर जिन्वू कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे वो ये भी कह रहा था कि क्या कोई ब्लैक डंजन होता है जहाँ पर कोई ट्रेजरी या फिर कोई मॉन्स्टर ना हो। तो जिन्वू अचानक से उसे चुप कराने लगता है। जिन्वू को कोई आवाज आ गई थी, वो ध्यान से सुनता है तो वो बताता है कि उनकी तरफ कुछ मैजिकल इंसेक्ट बीस्ट आ रहे हैं। अब सभी लोग तैयार हो गए थे, वहाँ पर कई सारे रास्ते थे, वो कहीं से भी आ सकते हैं। इस वजह से हर एक हंटर का एक रास्ता को देख रहा था और पूरी तरह से तैयार था, लेकिन अचानक से वो जो भी किसी टाइप की बीस्ट है वो ऊपर से आना स्टार्ट हो जाते हैं। जिन्वू ने ये चीज नोटिस कर ली थी, वो पहले ही सभी को बता देता है कि वो हमारे सर के ऊपर से आ रहे हैं। अब अचानक से ऊपर की तरफ से बहुत ही बड़ी लाल चींटियां नीचे गिरनी शुरू हो जाती हैं। असल में ये वही बीस्ट थी। ये बीस्ट इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बड़ी है और ये बहुत सारी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई आंट कॉलोनी हो। आंट कॉलोनी से मतलब ये कोई चींटियों का ग्रुप हो, क्योंकि यहाँ पर गुफा भी उसी तरफ की थी, बड़ी चींटियों ने बनाई होगी और ये सभी इनके ऊपर हमला कर रही थी। सभी हंटर बहुत ही अच्छे से लड़ रहे थे। यहाँ पर जिन्हाओ अभी जिन्वू के सामने आ गया था, जिससे कि वो जिन्वू को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि वो जानता है कि जिन्वू बस रैंक ई पर है। अभी लड़ाई कुछ देर तक ऐसे ही चलती है। जो सामने वाला ग्रुप है जिनमें वो 6 मेंबर्स मतलब 6 हंटर्स वो स्ट्रॉन्ग है और उनका टीम वर्क अच्छा है, इस वजह से वो बहुत ही जल्दी उन सभी चींटियों को हरा देते हैं। अभी गोंग जिन्वू की तारीफ करते हुए कहता है कि तुमने सही मौके पर हमें बता दिया, वरना हम बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते थे। तुम्हें बात कैसे पता चली? जिन्वू कहता है कि कुछ नहीं, बस मुझे आवाज आ गई थी क्योंकि मैं उस हॉल के बिल्कुल नीचे ही था। अब यहाँ पर एक मेंबर अभी गोंग को बुलाता है और बताता है कि इन चींटियों को हमने नहीं मारा क्योंकि हमारे अटैक से नहीं मरी, बल्कि इन्हें किसी ने बाइट किया है। वो समझ जाते हैं कि इस पूरे डंजन में सच में कोई बड़ा सा मॉन्स्टर या फिर बड़ा सा बीस्ट है जो कि इन सभी आर्ट्स को यानी कि चींटियों को मार रहा था। इस वजह से उन्हें शुरुआत में कोई भी चींटियां या फिर नहीं मिली। यहाँ से सीन चेंज होता है। हम अभी एक हंटर एसोसिएशन के जिम में आ जाते हैं, जहाँ पर अभी एक बहुत ही तेजी से धमाके की आवाज आती है। अब वो जो न्यू मेंबर्स थे वो थोड़ा डर गए थे, लेकिन जो पुराने मेंबर्स हैं वो बताते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असल में यूनहाओ ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो इस तरह से ट्रेनिंग करता है कि हम यूनहाओ को देखते हैं जिसमें अभी बहुत ही बड़े स्टोन बीच में से तोड़ दिया था और वो अभी कह रहा था कि इतनी ट्रेनिंग उसके लिए काफी नहीं है। अब वापस से सीन चेंज होता है। हम उस गुफा के अंदर आते हैं। हम देखते हैं कि अभी जिन्हाओ जिन्वू से कह रहा था कि तुम्हारे हिसाब से तुम्हें जो ऑफर मिल रहे हैं क्या वो सही है या नहीं। इस पर जिन्हाओ कहने लगता है कि हाँ, ये ऑफर तो बहुत अच्छे हैं, पर मुझे इस पर भरोसा नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ पर फाइट नहीं करनी, फिर भी मुझे पैसे मिलेंगे, जबकि एक प्राइवेट ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप को उतने ज्यादा पैसे नहीं मिलते। और दूसरी
की बात ये भी है कि इनके पास कोई हीलर नहीं है। वैसे अब तभी उनके सामने कुछ अजीब सी चीजें दिखती हैं। वो तुरंत ही वहाँ लाइट जब जलाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये स्पाइडर वेब है। इसका मतलब वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं जहाँ पर कोई स्पाइडर बीस्ट है। अब इसी तरह से वो बहुत ही जल्दी आगे बढ़ना शुरू करते हैं और कहानी थोड़ी फास्ट होती है। अंत में हम देखते हैं कि जब वो उस गुफा के कोने में पहुंच जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर बहुत सारे क्रिस्टल मिलते हैं। ये मनक क्रिस्टल से जिनके अंदर बहुत ही एनर्जी होती है। कि उसके साथियों को देखते हैं। अभी गोंग तो बाहर आकर बैठ गया था क्योंकि वो जानता था कि अभी उन्हें कुछ देर यही इंतजार करना होगा। उसके साथी उससे पूछने लगते हैं कि आखिर हम उन दोनों को वहाँ छोड़ के क्यों आए। वो दोनों इतने ताकतवर नहीं है कि वो उस मॉन्स्टर से लड़ सकें, और अगर वो मारे गए तो हमारा इसमें क्या फायदा, क्योंकि हमने गुफा का रास्ता तो बंद कर दिया। गोंग कहता है कि अभी तुम्हें मुझसे बहुत कुछ सीखना है। वो समझता है कि वो दोनों ही बहुत ही कम लेवल पर हैं। पहली चीज, अगर वो वहाँ बंद है और हमने जब पत्थर गिराया कि वो स्पाइडर जागेगा और वो उन पर हमला करेगा, ये पक्का है कि वो दोनों से हरा नहीं सकते। इसका मतलब वो स्पाइडर इन दोनों को खा लेगा और अब पेट भर जाने के बाद वो फिर से सो जाएगा, तो हम अंदर जाकर क्रिस्टल ले सकते हैं। इस पर वो सीधा कहने लगता है कि लेकिन उसके लिए हमें फिर से उन पत्थरों को हटाना होगा और उस चीज में तो फिर से वो स्पाइडर जाग जाएगा। पर इस पर गोंग कहता है कि ऐसा नहीं है, मैंने वहाँ दूसरा रास्ता देखा है जो ऊपर की तरफ से आता है, हम वहाँ के थ्रू जाकर उन क्रिस्टल को ले सकते हैं। ये सुनकर वॉरियर शॉक था। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम वापस से उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ जिनवू और जिनहाओ अभी उस स्पाइडर के सामने थे। अभी जिनहाओ समझ गया था कि जिनवू उसकी बात नहीं मानने वाला, वो स्पाइडर से लड़ेगा, लेकिन फिर भी वो एक दोस्त की तरह उसे समझा रहा था कि देखो हम दोनों मिलकर भी इसे नहीं हरा सकते क्योंकि ये सी रैंक का बीस्ट है, इसे हरा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, हमें लेवल बी का एक हंटर चाहिए और यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं था। इस वजह से अभी जिनवू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था फिर वो क्या करे, लेकिन जिनवू उसके अपोजिट ये सोच रहा था कि उसने पहले भी एक डी रैंक वाले को हराया है, इस वजह से अगर वो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगा कर लड़ता है तो शायद वो एक रैंक सी के बीस्ट को भी हरा सकता है। अभी वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट था, इसलिए वो तुरंत ही स्माइल करते हुए आगे बढ़ जाता है उस स्पाइडर पर हमला करने के लिए। जिनवू तुरंत ही उस पर अटैक करता है, लेकिन इसके बाद सीन चेंज हो जाता है। हमें अब एक ओल्ड मैन जिसका नाम गन ही है उसे दिखाया जाता है। वो अभी बहुत ही ज्यादा थक चुका था क्योंकि वो बहुत टाइम से इंटरव्यूज और मीटिंग अटेंड कर रहा है। वो अपनी गाड़ी में आकर बैठता है तो उसका यंग ड्राइवर उससे कहता है कि रिलैक्स फील करने के लिए हम एक स्पेयरिंग मैच कर सकते हैं, मतलब ये ट्रेनिंग की तरह होता है, जिस पर गन ही खुश हो जाता है और कहता है कि बिल्कुल, और इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एक बार फिर से सीन चेंज होता है। हम जिनवू को देखते हैं जो कि अभी बहुत ही स्पीड के साथ उस स्पाइडर पर हमला कर रहा था। वैसे तो जिनवू को पता है कि ये स्पाइडर सिर्फ सी रैंक का है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसकी बॉडी हार्डनिंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जिनवू की जो ब्लैक सॉर्ड थी, यानी कि वो नाइफ को किसी तरह से उस स्पाइडर को हर्ट नहीं कर रही थी। जिनवू कितनी भी कोशिश कर रहे लेकिन उसके ऊपर अटैक का ज्यादा कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन वो जो स्पाइडर है उसके जो पैर हैं उनकी वजह से वहाँ जमीन में होल्स होते जा रहे थे। जिनवू समझ जाता है कि अगर वो एक बार भी उसके पैर से टच हो गया तो पॉइजन भी फैलेगा, साथ ही साथ उसकी बॉडी तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जिनवू अब और देखते हुए लड़ रहा था। वैसे दूसरी तरफ अभी जिनहाओ जो कि बस जिनवू को देख रहा था, वो बहुत ही ज्यादा हैरान था। उसकी सोच पहले से बदल चुकी थी। वो पहले सोच रहा था कि जिनवू एक रैंक ई का हंटर है, इस वजह से वो उस बीस्ट को हरा नहीं सकता। वो बस ऐसा लड़ रहा है जिससे कि कुछ देर बाद जब वो मरे तो उससे ये गिल्टी ना रहे कि वो बिना लड़े मारा गया। लेकिन अब उसका सोचना बिल्कुल अलग हो चुका था क्योंकि वो सोच रहा था कि कहीं जिनवू एक फॉल्स हंटर तो नहीं। असल में फॉल्स हंटर उन लोगों को कहा जाता है जो कि अपनी रैंक को छुपाते हैं। जिनवू के अलावा ऐसे और भी कई सारे होल्स हंटर हैं जो कि अपनी रैंक ई फिर इतनी ही रखते हैं जिससे कि लोगों को पता ना चले कि उनकी असली रैंक कितनी है। ये लोग साइकोपैथ होते हैं क्योंकि ये अपने ही टीममेट्स को मारते हैं। अब यही सब सोचने की वजह से जिनहाओ अभी बहुत ही ज्यादा हैरान लग रहा था और उसे थोड़ा थोड़ा अजीब फील हो रहा था। यहाँ जिनवू अभी बहुत स्पीड से मूव तो कर रहा था, लेकिन वो स्पाइडर बीस्ट इतना ज्यादा बड़ा है कि जिनवू को उसे डोज करने में भी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। जिनवू देखता है उसकी जो पॉइंट्स हैं वो धीरे धीरे कम हो गए। ये पॉइंट्स असल में ये बताते हैं कि जिनवू के पास अभी कितनी एनर्जी बची हुई है। जिनवू समझ गया था कि वो थक रहा है और बहुत ही जल्द वो फिर आगे भी नहीं बढ़ पाएगा, इससे उसकी स्पीड भी कम हो सकती है। इस वजह से जिनवू फैसला करता है कि वो जितनी ज्यादा हो सके उतनी पावर के साथ एक ही अटैक में उसे खत्म करेगा। जिनवू तुरंत ही अब आगे बढ़ रहा था, लेकिन इतने में ही वो स्पाइडर बीस्ट अपने मुंह से एसिड थ्रो करता है। जिनवू किसी तरह से उस एसिड को तो डोज कर लेता है। वो देखता है कि ये एसिड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये पत्थरों को गला रहा है। जिनवू तुरंत ही वहाँ से हट गया था। ये सब देखते हुए अभी जिनहाओ कुछ ज्यादा ही हैरान था। वो सोच रहा था कि क्या जिनवू सच में स्पाइडर के मूव्स को पहले से नोटिस कर पा रहा
रहा है क्योंकि ये मूव्स बहुत ही ज्यादा फास्ट थे। यहाँ जिनवू अपने ब्लैक ड्रैगर यानी कि ब्लैक सोर्ड को निकालते हुए तुरंत ही उस स्पाइडर बीस्ट के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है। वो देखता है कि जब वो उसके सिर पर अटैक कर रहा था तो डैगर से कोई असर नहीं हुआ था, लेकिन जिनवू हार नहीं मानता। वो तुरंत ही स्पीड के साथ बराबर सेम अटैक करता है। अब एक बार फिर से सीन चेंज होता है और हम जिनवू के पास आ जाते हैं। यहाँ अभी गोंग और उसके साथ यही सोच रहे थे कि आखिर ये स्पाइडर बीस्ट जो कि असल में इस डेंजन का बॉस है वो इतनी आसानी से कैसे मर गया। पर फिर वो सोचते हैं कि जब ये रैंक ई और एक रैंक डी का मामूली सा हंटर इस बॉस को खत्म कर सकता है तो इसका मतलब यही है कि ये स्पाइडर बीस्ट बहुत ही कमजोर होगा। वो मेन बात करता है, वो कहता है कि हम तुम्हें इसलिए छोड़ के गए थे कि जिससे कि तुम लोग मारे जाओ, पर अब तुम लोग जिंदा बच चुके हो, इसका मतलब अब हम लोगों को ही खत्म करना होगा। वैसे वो सिंपल स्केल को खत्म करना चाहते थे, इस वजह से वो जिनहाओ से कहते हैं कि वो खुद को बचा सकता है अगर वो जिनवू को मार दे और उनके साथ ज्वाइन हो जाए तो वो लोग जिनहाओ को छोड़ देंगे। बस इसके लिए उसे अपने आर्मर भी उन्हें देना होगा। अब जिनहाओ समझ रहा था कि ये बस उनकी चाल है, ये ऐसा नहीं छोड़ने वाले, लेकिन वो सोचता है कि इस तरह से वो खुद को बचा सकता है, क्या पता ये लोग सच बोल रहे हो। वो तुरंत जिनवू के सामने आ जाता है लड़ने के लिए, लेकिन फिर अचानक से उसका मूड बदल जाता है और वो पलटते हुए जिनवू को प्रोटेक्ट करने जैसा पोज बना लेता है। ये देखकर जिनवू शॉक हो जाता है और सामने वो लोग भी शॉक थे। और वैसे जिनवू यहाँ पर लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था, पर तभी अचानक से उसकी स्क्रीन पर एक टास्क आता है। जिनवू जैसे उस टास्क की तरफ देखता है तो जिनवू थोड़ा सा हैरान था, लेकिन इस चीज में उसका ध्यान भटक चुका था, जिस वजह से गोंग का एक साथी अपने मैजिक स्पेल की मदद से जिनवू के ऊपर हमला कर देता है। इस अटैक की वजह से जिनवू बहुत ही तेजी से जाकर वहां दूर फेंक गया था। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम जिनवू की सिस्टर जिनहा को देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि अभी वो अपने दोस्त से मिलने के लिए आई थी। उनके बीच में कई सारी बातें होती हैं, लेकिन मेन बात तो ये थी कि अभी वो अपनी जिस दोस्त से मिलने के लिए आई थी वो असल में उसी हंटर ग्रुप के अंदर है, जिस हंटर ग्रुप में चा मतलब वो बी रैंक की लड़की भी है। वो बताती है कि जब वो एक डंजन क्लियर करने के लिए गए थे तब वहाँ के मॉन्स्टर इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उस लड़की के सारे टीममेट उसे नहीं मार पा रहे थे, लेकिन फिर चा वहाँ पर आई और उसने उन सभी को बहुत ही आसानी से हरा दिया। और अब खबर आ रही है कि उसे जल्द ही उस गिल्ड यानी कि उनकी टीम का लीडर बना दिया जाएगा। वैसे वो लड़की यहाँ चा को बिल्कुल पसंद नहीं करती। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम वापस से जिनवू के पास आते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जब जिनवू को वो अटैक लगा तो जिनवू इतनी बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था कि वो अभी हील नहीं कर पा रहा था, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी नहीं खुल रही थी। सभी लोग समझ जाते हैं कि अब वो मारा जा चुका है, मगर इस तरफ हम जिनवू को देखते हैं। जिनवू अभी उनकी बातें सुन रहा था। गोंग और उसके साथी अभी जोर जोर से हंस रहे थे। जिनवू सोचता है कि ये शायद उसका अंत है, लेकिन अचानक से उसके सामने एक और विंडो ओपन होती है जिसमें बताया गया था कि उसे इन 6 के 6 लोगों को खत्म करना है, क्योंकि ये उसे खत्म करना चाहते हैं। जिनवू समझ गया था कि ये जो सिस्टम पावर है ये बस उसे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है। जिनवू भी उसका कहा मानता है। वो तुरंत ही खड़ा हो जाता है। ये देखकर गोंग और बाकी सभी हैरान थे कि आखिर इतने खतरनाक अटैक के बाद भी जिनवू कैसे बच गया। वैसे इसके बाद गोंग का एक साथी जिनवू के पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगता है कि देखो तुम बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंस गए हो, इससे तुम जिंदा तो नहीं बच सकते, मगर मैं पूछना चाहूंगा कि आखिर तुम क्या करोगे, क्या तुम हमसे माफी मांगोगे। साथ ही साथ वो यहाँ पर जिनवू के कमजोर होने का भी मजाक उड़ा रहा था। जिनवू कोई जवाब नहीं दे रहा था, इस वजह से वो बाजू में खड़ा लड़का और मजाक उड़ाते हुए कोई बात कहता है, लेकिन अचानक से उसकी आवाज रुक जाती है। हम देखते हैं कि जिनवू ने अपनी ब्लैक डैगर की मदद से उसकी गर्दन को काट दिया था। वो लड़का वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर गोंग और उसके सभी साथी बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके थे। यहाँ पर सबसे ज्यादा हैरान अभी गोंग लग रहा था। हम देखते हैं कि जिनवू के सामने एक स्क्रीन आती है जिस पर लिखा हुआ था कि जिनवू ने फाइनली एक को खत्म कर दिया है, अब उसे 5 को और खत्म करना है। जिनवू सोचता है कि इस सिस्टम की बात मानते हुए उसे पहली बार किसी की जान नहीं लेनी है। जिनवू को गोंग अपनी असली पावर को एक्टिवेट करता है जो कि बॉडी हार्डनिंग है। उसकी बॉडी इतनी ज्यादा हार्ड हो चुकी थी कि जिनवू के ड्रैगर से उससे कुछ नहीं हो रहा था, पर जिनवू अपने ड्रैगर का यूज नहीं कर रहा था। वो तुरंत ही स्पीड के साथ जाकर गोंग के चेहरे को पकड़ता है और उसे जमीन में मार देता है। गोंग हैरान था कि वो जिनवू के सामने कुछ नहीं कर सकता। वो तुरंत ही माफी मांगने के लिए आता है। वो कहने लगता है कि उसे माफ कर दे और उसके बदले गोंग अभी तक सभी डेंजन के कमाए हुए सारे पैसे जिनवू को दे देगा। जिनवू मन में सोचता है कि अभी अभी इसने मुझे मारने की इतनी सारी कोशिश की और अब ये मुझसे माफी मांग रहा है। जिनवू किसी भी कीमत पर उसे माफ नहीं करने वाला था। जिनवू तुरंत ही उस पर हमला कर उसे खत्म करता है और अचानक से वो बिल्डिंग गिरने लगती है, क्योंकि डेंजन बॉस बहुत ही पहले मारा जा चुका है। क्या पता वो बिल्डिंग अभी तक टिकी क्यों हुई थी। अब जैसे ही डेंजन क्लियर होता है वो लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं। यहाँ बाहर आने के बाद जो लड़की उनका स्वागत करती है वो वहाँ रिसेप्शनिस्ट थी, जिससे कि डेंजन के खुलने की या बंद होने से की इन्फॉर्मेशन बड़े लोगों यानी कि हंटर एसोसिएशन को देनी पड़ती है। यहाँ पर वो देखती है कि अभी सिर्फ 2 लोग उस डेंजन से बाहर आए हुए हैं और वो दोनों उस टीम यानी कि 8
लोगों की टीम में सबसे कमजोर थे। वैसे तभी वो जिनहाओ उस आर्मर को देखती है जो कि असल में अभी तक सबसे लेटेस्ट यानी कि जो लेटेस्ट आर्मर यहाँ आया है सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है। वो समझ जाती है कि जिनहाओ एक बहुत ही ज्यादा रिच आदमी का बेटा है। वैसे यहाँ जिनहाओ अभी जिनवो को थैंक यू कह रहा था क्योंकि जिनवो ने उसकी जान बचाई, वरना वो इस डेंजन में मारा जाता। अब तभी बारिश होने लगती है। जिनवो सोचता है कि अच्छा है उसने अपनी बहन को अम्ब्रेला दे दिया। अब एपिसोड के आखिर में सीन चेंज होता है और हमें बिल्डिंग के अंदर एक आदमी को देखते हैं जो कि बहुत ही पावरफुल लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो किसी से लड़ने के लिए पूरा तैयार है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक दूसरा हंटर को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर था। तभी उसे मैसेज आता है कि उसे भी एक डेंजन के लिए बुलाया है। ये सुनकर वो पहले तो थोड़ा हैरान था। जब उसकी वाइफ ये सुनती है तो कहने लगती है कि आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए क्योंकि पिछली बार भी आप डेंजन में गए थे तो वहाँ से बहुत मुश्किल से लौट कर आए हो, क्योंकि वो उस डेंजन में तो कई लोगों की जान तक चली गई थी। इस पर वो हंटर कहने लगता है कि तुमने सही कहा, लेकिन हमारे पास और दूसरा चारा नहीं है। उनकी बहुत सारी मजबूरी थी जिस वजह से उस हंटर को वहाँ डेंजन के अंदर जाना पड़ता है। जैसे उनकी वो छोटी बच्ची है, उस स्कूल की फीस भी भरनी थी तो उसके लिए पैसे चाहिए और एक हंटर के लिए सिर्फ एक डेंजन ही है जो कि उन्हें पैसे दे सकता है। इस वजह से वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि डेंजन इतना खतरनाक होगा क्योंकि इस डेंजन के लिए खुद हंटर एसोसिएशन ने हमें बुलाया है। तो इस पर उसकी वाइफ मान जाती है। अभी उसकी वो बेटी उससे पूछ रही थी कि फादर क्या आप स्ट्रॉन्ग हो, तो इस पर वो हंटर कहता है कि हाँ बेटा मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। अब इसके बाद एक और बार सीन चेंज होता है और इसके बाद अब हम देखते हैं कि यून हो के पास जो कि अभी जोंग इन से मिलने के लिए आया हुआ था। यहाँ पर अभी जोंग इन ने ही उसे बुलाया था। जिनवो आकर पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया, जिस पर जोंग इन कहने लगता है कि मैंने तुम्हारा लेटेस्ट इंटरव्यू देखा, तुम बहुत ही ज्यादा अच्छा बोलते हो। इस पर यून हो को थोड़ा सा गुस्सा आता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि वो इंटरव्यू तुमने ही ऑर्गेनाइज करवाया था, ये बड़ी गलत बात है, तुम्हें मुझे फालतू में इस तरह से टाइम पास में नहीं घेरना चाहिए। वैसे तो वो ये पूछ रहा था कि तुमने मुझे यहाँ पर किस कारण से बुलाया है। तो इस पर जोंग इन कहता है कि तुम्हें पता ही चल चुका होगा कि एक नया गिल्ड बन रहा है। यहाँ पर वो लोग अभी जिनहाओ के फादर के उस न्यू गिल्ड के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कई सारे हंटर्स को ऑफर भेजा है, तो यहाँ पर यूनहो को भी ऑफर आया था। जोंग इन उससे कहता है कि तुम्हें उसे गिल्ड के बारे में पता होना चाहिए, जिस पर यूनहो बताता है कि हाँ उसे भी उसके लिए एक इनविटेशन लेटर आया है, लेकिन उसने उसे एक्सेप्ट करने के बारे में कुछ नहीं सोचा। पर वो जानता है कि इस तरह से लेटर बहुत सारे हंटर्स को आए होंगे अभी भी, लेकिन यूनहो को समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर उसे बुलाने का असली कारण क्या है। इसलिए वो डायरेक्टली पूछता है कि जिसके बाद अचानक से सीन चेंज हो जाता है और हम जूही को देखते हैं। वो थोड़ी परेशान लग रही थी, लेकिन तभी उसकी मदर का फोन आता है। उसकी मदर उससे कह रही थी कि तुम कैसी हो, जिस पर वो कहती है कि मैं ठीक हूँ। अब उसकी मदर कहने लगती है कि उनके हिसाब से उसे हंटर का काम छोड़ देना चाहिए क्योंकि वैसे भी वो इतनी ज्यादा अच्छी हंटर नहीं है, जबकि वो एक रैंक बी की हंटर है, पर फिर भी उसे रैंक बी का नहीं कहा जा सकता और इसी वजह से उसके जो स्क्वाड मेंबर्स हैं उनके ऊपर भी खतरा आता है। लेकिन अब जूही गुस्सा करके फोन रख देती है, लेकिन बाद में वो बहुत ही ज्यादा उदास हो गई थी क्योंकि उसकी मदर को खुद ऐसा लगता है कि वो उसके टीममेट्स के ऊपर बर्डन है। उसने ये तो फैसला कर लिया था कि अब वो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, इसलिए वो वहाँ से जाने भी लगती है। पर उसी समय उसे एक और मैसेज आता है जो कि हंटर एसोसिएशन की तरफ से था और यहाँ पर उसे भी एक डेंजन के लिए बुलाया गया था। ये वही डेंजन है जहाँ पर जिनवू और सॉन्ग आने वाले हैं। इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि चाय जो कि अभी जोंग इनके पास आ रही थी, अभी रास्ते में वो यूनहो को भी देखती है और उसे हेलो कहती है। अब यहाँ पर जोंग इन के पास आने के बाद जोंग इन उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो इस पर चाय बताती है कि उसे एक इनविटेशन कार्ड मिला है, एक नया गिल्ड बनने वाला है उनके लिए। अब इस बात से ही यहाँ जोंग इन समझ चुका था कि वो किस गिल्ड के बारे में बात कर रही है। वो उससे पूछता है कि क्या तुमने हाँ कर दी, जिस पर चाय कहती है कि नहीं, वो मुझे गिल्ड मास्टर बनाना चाहते हैं पर मैंने मना कर दिया। वैसे इसके बाद अब जोंग इनसे पूछता जाता है कि यूनो यहाँ पर क्यों आया था। अब इसके बाद हमें जस्ट वहीं का सीन दिखाया जाता है। अब जुनहाओ वहाँ पर पूछ रहा था कि तुम्हारा मेन रीजन क्या है मुझे यहाँ पर बुलाने का। इस चीज पर जोंग इन एक मिस्टीरियस आइलैंड की बात निकालता है। अब यहाँ पर इनकी जो कन्वर्सेशन होती है वो थोड़ी कंफ्यूजन करने वाली है, लेकिन हम उसे नॉर्मली समझाएंगे। तो असल में बहुत पहले ये एक मिस्टीरियस आइलैंड पर गए थे, दोनों ने इनमें से एक ही। तो वहाँ पर उन्हें कई सारे दोस्त खो दिए। अब वो चाहते हैं कि वो उस मिस्टीरियस आइलैंड को क्लियर करें, लेकिन गवर्नमेंट उस आइलैंड के जो छोटे छोटे अपडेट हैं वो हर साल लोगों को देती है। गवर्नमेंट खुद चाहती है कि लोग उस आइलैंड के बारे में भूल जाए क्योंकि गवर्नमेंट जानती है कि अभी उसे क्लियर कर पाना नामुमकिन है। लेकिन अब ये लोग चाहते हैं कि ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने और किसी तरह से उसे मिस्टीरियस आइलैंड को क्लियर करे। यहाँ पर यूनो जो कि अभी इंटरव्यू देकर आ रहा था, उसने भी इंटरव्यू में भी यही बात कही थी कि नए हंटर्स खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें और ज्यादा
हंटर्स को गैदर करना होगा। अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हम किसी अजीब से मिस्टीरियस आदमी को देखते हैं जो कि किसी को खत्म करने की बात कर रहा था। और फिर यहाँ से फिर से सीन चेंज होता है। अब हम जिन्वू के पास आ जाते हैं जो कि अभी तैयारी कर रहा था उस डंजन के अंदर जाने के लिए। यहाँ पर जब उसकी बहन जिन्हा उसे तैयार करती है और उसे देख रही थी, वो हैरान हो जाती है क्योंकि आज तो संडे है और अभी अभी जिन्वू कुछ टाइम पहले एक डंजन में गया था और जिन्वू फिर से एक डंजन में जा रहा है, जबकि पहले अगर वो किसी एक डंजन में चला जाए तो फिर उसे महीनों लग जाते थे रिकवर करने के लिए। वो जिन्वू से कहने लगती है कि क्या यही तुम्हारी ट्रेनिंग का नतीजा है, जिस पर जिन्वू हाँ करता है और जाने लगता है। अब वो कहती है कि तुमने अपने औजार तो नहीं रखे। औजार से उसका मतलब था वही लकड़ी की मामूली सी तलवार, लेकिन जिन्वू कहता है कि अब उसे उनकी जरूरत नहीं है। इसके बाद अब वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि घर से निकल चुका था। वहाँ उस डंजन के लिए रास्ते में उसकी मुलाकात जिन्वू से होती है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश थे। यहाँ पर जोंग जिन्वू से पूछता है कि तुम्हारा एक पैर डंजन के अंदर कट चुका था, वो वापस कैसे रिकवर हो गया, जिस पर जिन्वू कहता है कि जब वो हॉस्पिटल से सोकर उठा तो अचानक से उसका पैर उसके पास था। सॉन्ग कहने लगता है कि शायद किसी एक्सपर्ट हीलर ने तुम्हें हील कर दिया होगा। वैसे सॉन्ग का हाथ अभी तक हील नहीं हुआ है और अब वो हील भी नहीं हो सकता। अभी जिन्वू सॉन्ग से पूछता है कि आखिर तुम जा कहाँ रहे हो, जिस पर सॉन्ग बताता है कि उसे एक डंजन के लिए अपॉइंट किया है। ये सुनकर समझ गया था कि उन दोनों को सेम डंजन के लिए बुलाया है। अब जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि जूही को भी इस डंजन के लिए बुलाया गया था, बल्कि वहाँ पर दो और हंटर थे और वो दोनों ही वही थे जिन्हें शुरुआत में हमने देखा था जिन्वू के साथ उस सिस्टम वाले डंजन के अंदर। अभी वो दोनों थोड़े हिचकिचा रहे थे क्योंकि उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए इन दोनों को डंजन के अंदर छोड़ दिया था। वैसे जूही भी हैरान थी क्योंकि जिन्वू पिछली बार से बहुत ज्यादा बदल चुका है। अब वो एक दूसरे को हेलो कह रहे थे कि इतने में ही वहाँ पर एक कार आती है जिसके अंदर से 3 प्रिजनर्स उतरते हैं। हमें जानने को मिलता है कि इस डंजन में वो तीनों भी जाने वाले हैं। वो तीनों अभी अभी बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उनके साथ एक लेडी जा रही है, मतलब कि जूही। पर तभी वहाँ पर एक और हंटर आता है, जैसे कि हंटर एसोसिएशन ने भेजा है ये देखने के लिए कि ये तीनों प्रिजनर्स कुछ गड़बड़ ना करें। इसके बाद वो लड़का खुद को इंट्रोड्यूस करता है। वो असल में एक बी रैंक का हंटर है। अब हम देखते हैं कि इन्हें सबसे पहले तो एक लीडर चुनना था, जिसके लिए वो लोग सॉन्ग को चुनते हैं क्योंकि वो पहले भी लीडर रह चुका है। अब अंदर जाने से पहले सॉन्ग सबसे पहले तो जिन्वू को पिछली बार के लिए सर झुकाकर थैंक यू कहता है, क्योंकि अगर जिन्वू नहीं होता तो वो कोई भी वहाँ से जिंदा बचकर नहीं आ सकता था। अभी वहाँ पर वो दूसरा हंटर मन में सोच रहा था कि जिन्वू है कौन, और मतलब इतनी ज्यादा एज के बाद भी जिन्वू के सामने सर झुकाकर उसे थैंक यू क्यों कह रहा है। अब वैसे इसके बाद उन्हें डंजन के अंदर जाना था। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो लोग डंजन के अंदर आ चुके थे। यहाँ पर आते ही उनके ऊपर कई सारे गॉब्लिन्स हमला कर देते हैं, जिन्हें वो तीनों प्रिजनर्स यानी कि कैदी बड़े ही आराम से खत्म कर रहे थे। वो कैदी हैं और रोज पत्थर तोड़ने जैसा काम करते रहते हैं। इसी वजह से उनके अंदर एक बहुत ही ज्यादा एंगर भरा हुआ है जो कि वो यहाँ निकाल रहे थे। उन्हें इस काम में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था, लेकिन इसी बीच थोड़ी गलती कर देते हैं क्योंकि एक गॉब्लिन हमला करने वाला था। पर इतने में ही सॉन्ग आगे आते हुए उस गॉब्लिन को खत्म कर देता है। यहाँ पर जिन्वू भी उनकी मदद कर रहा था और गॉब्लिन्स को खत्म कर रहा था बहुत ही आसानी से, बिना अपनी ज्यादा पावर दिखाए हुए। ये देखकर सॉन्ग हैरान सा था। वो कहता है कि तुम तो पहले बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। साथ ही वो यहाँ पर जिन्वू की उस डैगर यानी कि वो चाकू की तारीफ करता है और उससे कहता है कि पहले तुम इस तरह के चाकू को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन तुमने पहले सच में बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट की है। जिन्वू कुछ नहीं कहता, वो बस स्माइल करता है। साथ ही यहाँ पर जूही भी कह रही थी कि हमें इतना ज्यादा टाइम हो गया अभी डंजन में आए हुए और इतने सारे गॉब्लिन मारे जा चुके हैं, लेकिन तुम्हें अभी भी एक भी बार कोई चोट नहीं लगी। ऐसा पहली बार हुआ है। वैसे जहाँ वो रैंक बी का ऑफिसर है वैसे उसका नाम कैंग है। वो यहाँ पर ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था जिन्वू की तारीफ सुनने में। इस वजह से वो कहता है कि हमें आगे चलना चाहिए और जल्द से जल्द इस डंजन को खत्म करना चाहिए। अब जब वो आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर उन्हें 3 रास्ते देखते हैं और कैंग के हिसाब से ये डंजन बहुत ही ज्यादा आसान है और यहाँ पर अभी तक उन्हें ऐसा कोई खतरा नहीं मिला है जिसे वो कुछ सेकंड के अंदर खत्म ना कर पाए। तो इसलिए वो कहते हैं कि हम 3 टीम में डिवाइड हो सकते हैं। पहली टीम रहेगी कैंग और उन तीनों प्रिजनर्स की, दूसरी टीम 2 लोगों की रहेगी और तीसरी टीम में जिन्वू और सॉन्ग और जूही रहेंगे। वो दो जो वो असल में है जिन्हें जिन्वू ने उस डबल डंजन के अंदर बचाया था। अब यहाँ पर जब वो जैसे ही वहाँ डंजन के अंदर जा रहे थे तो जिन्वू की नजर कैंग पर पड़ती है जो कि उसे ही देख रहा था बहुत ही बुरी तरह से। पर इसके बाद अब वो आगे बढ़ जाते हैं। अभी हम सेंटर वाली गुफा में देखते हैं जहाँ पर वो 2 लोग आए थे जिन्हें जिन्वू ने बचाया था। उनमें से एक का नाम किम है और दूसरे का नाम हमें जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि शायद सीरीज में उसे हम आगे नहीं देखने वाले और ये चीज अभी आपको पता चल जाएगी। क्योंकि अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें कई सारे गॉब्लिन्स मिलते हैं जिन्हें वो बहुत ही आसानी से हरा रहे थे। किम सोच रहा था कि ये डंजन क्लियर करना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा क्योंकि
क्योंकि यहाँ पर जिनवू को भी बुलाया गया है और जिनवू बेस्ट हंटर है इस पूरी दुनिया का। इस वजह से हंटर एसोसिएशन कभी उसे पावरफुल डेंजर में नहीं भेज सकती। वो ऐसा अन्याय नहीं करेगा। पर साथ ही अभी किम ये भी सोच रहा था कि जिनवू की वजह से पिछली बार उसकी जान भी बची थी। वो मन में कहता है कि उसे एक हंटर कहलाने का बिल्कुल भी हक नहीं है, क्योंकि तब वो जिनवू को प्रॉब्लम में छोड़कर भाग गया था। वो चाहता है कि वो जिनवू से माफी मांग पाए। इसके बाद हम देखते हैं, अब हम कैंग और बाकी उन तीनों प्रिजनर्स को देखते हैं। इन्हें भी वहाँ पर बहुत सारे गॉब्लिन्स मिले थे। वो प्रिजनर बहुत ही ज्यादा आसानी से गॉब्लिन को खत्म कर रहे थे और उन्हें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। ये चीज देखते हुए कैंग बिल्कुल हैरान नहीं था, क्योंकि वो प्रिजनर्स के नेचर को जानता है। पर जब ये लोग गॉब्लिन को खत्म कर देते हैं तो इसके बाद कैंग आगे हुए उनसे कहता है कि जिस तरह से वो गॉब्लिन्स को खत्म कर रहे हैं, क्या वो ह्यूमंस को भी इसी तरह से मारते हैं? जिस पर वो तीनों प्रिजनर्स कहने लगते हैं कि बिल्कुल, ह्यूमंस और गॉब्लिन में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है और उन्हें तो वैसे भी दोनों को खत्म करने में मजा आता है, तो इसलिए वो भेदभाव नहीं करते। अब इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम कैंग को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ आने से पहले एक दूसरे ओल्ड मैन से मिला था। अभी हमें थोड़ी लंबी स्टोरी जानने को मिलती है। असल में जो ओल्ड मैन है, इनकी जो बेटी थी उसके साथ इन तीनों ने कुछ गलत किया, जिस वजह से उसने आत्महत्या कर ली। फिर जो ओल्ड मैन की वाइफ है वो उस चीज में पागल हो गई और मेंटल हॉस्पिटल में चली गई। अब ये ओल्ड मैन का कहना है कि ये तीनों प्रिजनर्स इतने टाइम से जेल में रहे, लेकिन कुछ दिन बाद ये रिलीज कर दिए जाएंगे। इनके पास अभी भी इनका हंटर लाइसेंस है, जिसके बाद ये फिर से अपनी इमेज ठीक कर लेंगे और शायद ये ऐसा फिर से किसी और के साथ भी कर सकते हैं। इसी वजह से ओल्ड मैन चाहता था कि इन तीनों को खत्म कर दिया जाए। ओल्ड मैन यहाँ पर एक बैग देता है जो कि पैसों से भरा हुआ था और वो कैंग को ऑफर करता है कि वो इन तीनों को खत्म करे। और अब जाहिर सी बात थी कि कैंग ने भी ये ऑफर नहीं लिया होगा। इसी वजह से वो इन तीनों को यहाँ डेंजन के अंदर लेकर आया, क्योंकि अगर ये तीनों डेंजन के अंदर मारे जाते हैं तो कैंग पर शक नहीं होगा, क्योंकि डेंजन में कोई भी मारा जा सकता है। और अभी यहाँ वापस से हम करंट टाइम में आते हैं, जहाँ पर कैंग उन तीनों से कह रहा था कि उन तीनों को डरने की जरूरत नहीं, कैंग यहाँ पर नहीं फंसेगा, क्योंकि वो हंटर एसोसिएशन में रिपोर्ट देगा कि यहाँ पर एकदम से 100 गॉब्लिन आ गए थे जिन्होंने उन पर हमला किया और इसी में ये तीनों मारे गए, क्योंकि कैंग पहले भी ऐसा काम कर चुका है और उसकी हंटर एसोसिएशन में उसकी खास रिस्पेक्ट है और एक अच्छी खासी पोजीशन भी, जिस वजह से उस पर बिलीव कर लिया जाएगा। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किम और वो जो दूसरा साथी था वो इसी तरफ आ रहे थे, क्योंकि असल में ये जो टनल्स है आपस में कनेक्टेड है। वो दोनों जब यहाँ पर आते हैं तो वो देखते हैं कि जो प्रिजनर्स ऑलरेडी मारे जा चुके हैं और तीसरा प्रिजनर को कैंग ने गला पकड़ रखा था। ये देखकर वो दोनों हैरान थे। कैंग उस तीसरे वाले को भी खत्म करता है और यहाँ पर किम और उस दूसरे लड़के या फिर कह लो दूसरे आदमी की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे कि कोई सबूत ना रह जाए बाद में उसे फंसाने को। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम जिनवू को देखते हैं, जिसके बाद जिसे याद आता है कि कैंग असल में वही है जो कि हॉस्पिटल में हंटर एसोसिएशन के उस आदमी के साथ जिनवू से मिलने के लिए आया था। पर जिनवू होप कर रहा था कि कैंग उसे पहचाने ना। अब जब वो ये सोचते हुए आगे बढ़ रहा था तभी उसे चीखने की आवाज सुनाई देती है जो कि आगे की तरफ से आ रही थी। इसी वजह से वो तुरंत ही आगे भागते हैं। अब हमें यहाँ पे जानने को मिलता है कि जो तीसरी वाली गुफा थी वो उन दोनों गुफाओं से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर जिनवू जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि तीनों प्रिजनर्स तो मारे ही जा चुके हैं, पर उनके जो दोनों साथी थे उनमें से ही एक मारा गया था और दूसरा मतलब कि किम, उसे भी बहुत ही खतरनाक चोट आई थी और लगभग वो भी मारा जाने वाला था। वैसे यहाँ पर उसके सामने अभी कैंग नहीं था। ये लोग तुरंत ही आगे आते हुए जूही यहाँ पर अपनी हीलिंग पावर से किम को हील करने की कोशिश करती है, पर किम और बाकी सभी जानते थे कि ये इतना ज्यादा आसान नहीं होगा, क्योंकि किम को बहुत ही ज्यादा खतरनाक चोट लगी है। सॉन्ग कहता है कि ये किसी गॉब्लिन या फिर किसी मैजिकल बीस्ट का काम नहीं है, क्योंकि वो इस तरह से हमला नहीं कर सकता और जिंदा भी नहीं छोड़ता। ये और किसी का काम है। कैंग भी असल में किम को जानने से मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो धीरे धीरे कर उसे एंजॉय करते हुए मारना चाहता था, क्योंकि कैंग एक साइको टाइप का है जिसे दूसरे को खत्म करने में मजा आता है। अब यहाँ पर किम ये तो नहीं बताता कि उस पर हमला किसने किया, क्योंकि वो बेवकूफ है, बल्कि वो यहाँ कहने लगता है कि अब मैं नहीं बच सकता, अब मैं मारे जाने वाला हूँ। लेकिन इस पर जिनवू चिल्लाते हुए कहता है कि तुम कैसे सोच सकते हो, तुम्हें अपनी फैमिली का एक भी बार ख्याल नहीं आ रहा कि तुम मारे जाओगे फिर क्या होगा। जिस पर किम कहता है कि कुछ नहीं किया जा सकता। साथ ही वो ये भी कह रहा था कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पैरों में गिरकर तुमसे माफी मांगू पिछले वाले इंसिडेंट के लिए, लेकिन अब मैं हिल भी नहीं सकता। इसी वजह से मैं ऐसा ही तुमसे माफी मांगता हूँ और तुम्हें पिछली बार के लिए थैंक यू कहता हूँ। और इतना कहते ही यहाँ पर किम मारा जा चुका था। ये तीनों थोड़े से दुखी और हैरान लग रहे थे, पर इतने में ही हम देखते हैं कि कैंग, जो कि अभी दूर से इन्हें छिप कर देख रहा था, वो चाकू लेकर तुरंत ही जूही को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन वो चाकू जूही को लगे इससे पहले ही जिनवू ने पूरी स्पीड के साथ उसका हाथ पकड़ लिया था और उसकी अटैक को रोक लिया था। अब कैंग वहाँ से थोड़ा सा पीछे हट जाता है। अब ये चीज देखने के बाद ये लोग समझ गए थे कि इन पर हमला कैंग ने नहीं किया था और बाकी सभी को भी कैंग ने मारा है। तो यहाँ पर सॉन्ग आगे आते हुए पूछता है कि क्या इन्हें तुमने ही खत्म किया है, जिस पर कैंग साफ साफ हाँ कर देता है और कहता है कि उसने
इन तीनों प्रिजनर को खत्म किया। इन दोनों ने उसे देख लिया था, जिसके बाद वो नहीं चाहता था कि कोई सबूत रहे और ये लोग उस पर हमला भी कर सकते थे, जिस वजह से खुद को बचाने के लिए उसने इन दोनों को खत्म किया। और अब ये तीनों मतलब जिनवू, सॉन्ग और जूही ने भी उसे देख लिया है और सिंपल सी बात है, वो बाद में समझ ही जाते हैं। इस वजह से वो इन्हें मारकर भी सबूत को हटाना चाहता है। अभी लोग समझ गए थे कि कुछ नहीं किया जा सकता, अब लड़ना ही पड़ेगा। इस वजह से जिनवू यहाँ आगे आ रहा था, पर तभी सॉन्ग उससे कहता है कि उसे लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि सॉन्ग लड़ेगा, क्योंकि सॉन्ग को अभी नहीं पता कि जिनवू इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है। सॉन्ग यहाँ जूही से कहता है कि वो फिजिकल एनहेंसमेंट मैजिक का यूज करे, जिससे कि सॉन्ग की जो मैजिकल पावर्स गॉब्लिन को खत्म करने में यूज हुई है वो रिकवर हो सके। जूही सेम मैजिक का इस्तेमाल करती है, जिसके बाद सॉन्ग की पावर बढ़ चुकी थी और अब वो कैंग से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, अब हमें ये पता है कि सॉन्ग असल में एक स्वॉर्ड मास्टर है और दूसरी तरफ जो कैंग है वो असासिन है। इस वजह से उनके बीच में एक मिड डिफरेंट रहेगा, क्योंकि दोनों ही तलवार चलाने में माहिर है और स्पीड भी उनकी काफी अच्छी है। तो यहाँ पर फाइट शुरू होती है, जिस फाइट के दौरान हम देखते हैं कि भले ही सॉन्ग अभी बहुत ही अच्छा अटैक कर रहा था, लेकिन कैंग को उन अटैक से ज्यादा डैमेज नहीं पड़ता और वो सभी अटैक को डोज कर लेता है। साथ ही यहाँ पर वो सॉन्ग के ऊपर भी भारी पड़ने लगा था, जिस वजह से सॉन्ग को चोट लगती है, पर दूर से जूही अपनी हीलिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे हील कर देती है, जिसके बाद सॉन्ग फिर लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर फिर से उसे चोट लग चुकी थी। अभी जूही फिर से उसे हील करने वाली थी, लेकिन वो देखती है कि उसकी मैजिक पावर अब कम पड़ रही है। इस वजह से वो अब किसी को हील नहीं कर सकती। ये देखकर वो थोड़ी सी हैरान थी और घबरा भी गई थी। इस तरफ सॉन्ग को कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था, तो इसलिए वो अपनी स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से वहाँ पर एक फायर ब्लास्ट होता है। पर कैंग उस अटैक से बच गया था। अगर उसे अटैक लग जाता तो हालांकि वो मारा भी जा सकता था, पर उसने अटैक को पहले ही डोज कर लिया था अपनी स्पीड की मदद से। यहाँ पर अब वो अपना चाकू निकालते हुए सॉन्ग को खत्म करने वाला था, पर इतने में ही सॉन्ग के सामने जिनवू आ जाता है और उस अटैक को रोक लेता है। ये देखकर कैंग हैरान था कि आखिर एक रैंक ई का हंटर उसके अटैक को कैसे रोक सकता है, पर बाद में उसे आइडिया लग जाता है कि शायद जिनवू एक डबल अवेकनर जिसने की डबल अवेकनिंग की है। इस चीज से थोड़ा सा हैरान था और इससे ज्यादा हैरान हमें यहाँ पर जूही और सॉन्ग लग रहे थे। इस तरफ जिनवू कैंग से पूछता है कि आखिर उसने उन्हें क्यों मारा, तो इस पर कैंग बताना शुरू करता है कि ये जो प्रिजनर्स थे, इन्होंने जिस लड़की के साथ वो गलत काम किया था, उसके जो फादर थे उन्होंने इसे पैसे दिए, इसके लिए उसने इन्हें खत्म किया। लेकिन जिनवू को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि मैं उन प्रिजनर्स के बारे में पूछ नहीं रहा, मैं तो किम और उस दूसरे वाले का जो भी नाम है उसके बारे में पूछ रहा हूँ। तो वो सिंपल सा रीजन बताता है कि उसने सिर्फ सबूत मिटाने के लिए उसे ऐसा किया। इस पर जिनवू कहता है कि अगर सच में वो ऐसा करना चाहता था तो वो डायरेक्ट उन्हें खत्म कर सकता था, लेकिन उनकी बॉडी पर लगी हुई चोट को देखते हुए ऐसा नहीं लगा कि वो सिर्फ सबूत मिटाना चाहता है। जिनवू के हिसाब से वो एक साइकोपैथ है जो कि दूसरों को खत्म करने में मजा ढूंढता है और इसी वजह से उसने उन तीनों को खत्म किया, जबकि वो उससे किसी की हेल्प करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद हमें कैंग की ट्रू साइड दिखाई जाती है और जिनवू का जो प्रिडिक्शन था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि इसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम ओल्ड मैन को देखते हैं जो कैंग को पैसे दे रहा था। लेकिन कैंग उनसे कहता है कि उसे पैसे नहीं चाहिए, पैसे कमाने के लिए वो किसी दूसरे बड़े गिल्ड को भी ज्वाइन कर सकता है, जिन्हें बस क्रिस्टल ला कर दो और वो तुम्हें पैसे देंगे। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उस पर एक हंटर एसोसिएशन में ही काम करके एक नॉर्मल हंटर बना रहा, जिससे कि वो एक नॉर्मल बीस्ट के साथ साथ एक नॉर्मल हंटर को भी खत्म कर सके, क्योंकि उसे इसमें बहुत ही ज्यादा मजा आता है। अब यहाँ पर उसने तुरंत ही सीधा जिनवू की तरफ हमला करना शुरू कर दिया था। जिनवू उसके अटैक से बचता है और उन दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। दोनों की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज थी, इस वजह से सॉन्ग और जूही ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान लग रहे थे। इस तरफ हम देखते हैं कि जिनवू अभी कुछ देर तक लड़ते हुए कैंग को थका रहा था, जिस वजह से कैंग भी थोड़ा सा हैरान था। लेकिन उसका मानना ये है कि जिनवू ने अभी अभी अवेकनिंग की है, इस वजह से वो उसे नहीं हरा सकता, क्योंकि उसके पास अभी एक्सपीरियंस की कमी है। लेकिन जिनवू बहुत ही स्पीड के साथ काम करता है और अपने डैगर को कैंग के गले पर चला देता है, जिस वजह से एक हल्का सा कट लग गया था और इस कट की वजह से डैगर की पावर वो एक्टिवेट होती है और कैंग को अच्छा खासा डैमेज पहुंच जाता है। लेकिन कैंग ने हार नहीं मानी थी, वो अपनी स्पीड बढ़ाकर जिनवू पर हमला करता है और साथ ही इस दौरान वो अपनी स्पेशल टेक्निक का यूज भी करता है, जिस वजह से वो वहाँ से गायब हो चुका था। अभी जिनवू को नहीं पता कि वो किस तरफ से अटैक करेगा, इसी वजह से जब वो अटैक कर रहा था तो जिनवू उसके अटैक से बच नहीं पा रहा था। इसी वजह से उसे अच्छी खासी चोट लग रही थी और वो थक भी रहा था। लेकिन फिर वो अपनी डेली टास्क के थ्रू गेन किए हुए क्विक रिकवर स्पेल का यूज करते हुए पूरी बॉडी को फुल रिकवर कर लेता है और इसके बाद वो फिर से खड़ा हो जाता है। कैंग ये देखकर हैरान था कि जिनवू खुद को हील भी कर सकता है, पर वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब जिनवू पर फिर से हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन इस बार जिनवू उसका एक भी अटैक नहीं लग रहा था। तभी जिनवू का जो हीलिंग इंटेंट है कैंग उसे महसूस करता है और डर कर रुक जाता है। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि यहाँ पर जिनवू ने तुरंत ही अपने चाकू यानी कि डैगर को उसके चेस्ट में इंजेक्ट कर दिया था। कैंग अब मारा जाने वाला था, लेकिन उसे इस चीज का बिल्कुल भी दुख नहीं था, क्योंकि लड़ाई में ऐसा ही होता
जाता है, दो में से एक को मारा ही जाना पड़ता है। पर वो जिन्वू से पूछता है कि आखिर जिन्वू है कौन, जिस पर जिन्वू जवाब देता है कि वो एक ऐसा हंटर है जो रोज लड़ रहा है खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। यहाँ पर कैंग कहता है कि तुम धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बन रहे हो और आगे भी स्ट्रॉन्ग बनोगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, धीरे धीरे जब तुम स्ट्रॉन्ग बन रहे होगे तो धीरे धीरे ही तुम्हारा कनेक्शन बाकी दुनिया से कटता जाएगा। इसके बाद कैंग मारा जा चुका था, मगर उसकी बात जिन्वू को भी ये सही लग रही थी, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ जब बढ़ रही थी तो उसे भी फील हो रहा था कि उसके अंदर कोई चीज कम होते जा रही है। यहाँ पर सॉन्ग और जूही जिन्वू को थैंक यू कहते हैं उनकी जान बचाने के लिए, लेकिन जिन्वू कहता है कि ठीक है, तुम अभी बाहर की तरफ जाओ जब तक मैं इन डंजन को क्लियर करके आता हूँ। अगले सीन में हम एक इंस्ट्रक्टर को देखते हैं जिसे जानने को मिलता है कि कैंग असल में कैसा आदमी था, और उसे भी जानने को मिलता है कि कैंग मारा जा चुका है। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सही हुआ, इस वजह से वो बाहर आता है। और यहाँ पर सॉन्ग और बाकी दोनों उससे पूछते हैं कि आखिर कैंग को किसने खत्म किया। जिन्हों समझ गया था कि अब वो और अपनी पावर नहीं छुपा सकता, उसे हंटर एसोसिएट के सामने अपनी पावर रिवील करनी ही पड़ेगी। लेकिन तभी सॉन्ग कहता है कि उसे मैंने और जूही ने मिलकर मारा है। ये देख कर जिन्वू हैरान था। वैसे वो आदमी भी इंस्ट्रक्टर है, वो ज्यादा कुछ पूछता नहीं क्योंकि उसके हिसाब से इस केस को ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहिए। वो बात मान लेता है। कुछ घंटों बाद इस केस को दबा दिया जाता है। सॉन्ग यहाँ पर जिन्वू से कह रहा था कि उसे नहीं पता कि जिन्वू अपनी पावर को क्यों छुपा रहा है और रिवील क्यों नहीं कर रहा, पर जरूर इसके पीछे कोई एक अच्छा इंटेंशन होगा, इसी वजह से उसने उसकी मदद की। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाम हो चुकी थी, जहाँ पर जिन्वू वापस अपने घर की तरफ आ रहा था। तभी जूही उसे वो सीक्रेट दिखाती है जो कि डबल डंजन के अंदर जिन्वू ने एक गॉब्लिन को मारने के लिए लिया था और जूही को देते हुए एक प्रॉमिस किया था। जूही कहती है कि क्या तुम्हें अभी भी वो प्रॉमिस याद है, और उसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।